आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। भाई अरविंद, ये सब तुम्हारा इस नकारा भाई की गलती है। मैं समय रहते वायोलेट इल्यूजन ब्लड जिनसिंग वापस नहीं लाया, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया मेरे दोस्त। भगवान गवाह है। कुछ क्षण रुको, मैं तुम्हारे साथ देने आ रहा हूं। बात खत्म करते ही मार्टिन ने सार ऊर्जा को घुमाया और अपनी हथेली को उसके सिर के ऊपर ले ली। स्पष्ट है, यह आत्महत्या के लिए एक कदम था। जब जयेश और ने यह दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोने में एक प्रसन्नता भरी हंसी दिखाई दी। लेकिन जब मार्टिन की हथेली उसके मुकुट को छूने वाली थी तो उसके बगल में एक भूत जैसी आकृति दिखाई दी। थप्पड़। मार्टिन का हाथ दूर जा गिरा। युवा मास्टर दक्ष, तुमने मुझे क्यों रोका? मार्टिन ने आश्चर्य से कहा। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मर भी जाओ तो भी उसके साथ नहीं जा सकते। हैरान होने वाला व्यक्ति केवल मार्टिन ही नहीं था। उपस्थित लोगों में से अधिकांश को यह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि आरव ने कैसे कदम उठाया। आरव स्पष्ट रूप से अभी भी मार्टिन से बहुत दूर था, लेकिन पलक झपकते ही वो मार्टिन के पास पहुंच गया। उसकी हरकतें वास्तव में मार्टिन द्वारा खुद को मारने से भी तेज थी। केवल अब मार्टिन को पता चला कि उसने इन कुछ दिनों में इस युवा मास्टर दक्ष को कम आंका था। अगर आरव उसे अभी मारना चाहता तो वो पहले ही मर चुका होता, लेकिन आरव की बातों ने मार्टिन को उलझन में डाल दिया। युवा मास्टर दक्ष, आपके शब्दों का क्या मतलब है? मार्टिन ने हैरानी से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मर जाओगे, लेकिन वो अभी भी जीवित है। तुम उसका साथ कैसे दोगे? उस समय न केवल तुम्हें जीवन भर बदनामी झेलनी पड़ेगी, बल्कि तुम अपने सगे भाई को भी जीवन भर के लिए दोषी महसूस कराओगे। इसकी क्या जरूरत है? आरव की बातें बहुत ही हैरान करने वाली थी। उनमें कोई तुक या तर्क नहीं था, जिससे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया। जब मार्टिन ने आरव की बातें सुनी तो वो पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत ही मुस्कुराया और बोला, युवा मास्टर दक्ष की सांत्वना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना है कि अरविंद पहले ही मर चुका है। यहां बहुत सारे लोग हैं, वे सब गलत नहीं सोच सकते, है ना? आरव अभी बोलने ही वाला था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, यह अज्ञानी बच्चा कहां से आ गया? अरविंद तो पहले से ही पूरी तरह से बेजान है और उसमें किसी जीवित व्यक्ति का नामो निशान तक नहीं है। तुम यहां मुंह खोलने की हिम्मत कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें से बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों की आंखें अंधी हैं? आरव ने उसकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, यह सही है, तुम लोगों आंखें वाकई अंधी हैं। आरव के शब्दों से शोर मच गया। इस आंतरिक हॉल के अंदर 7-8 ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, खासकर जयेश और एक और बूढ़ा आदमी। वे दोनों 9वें स्तर के ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के अस्तित्व थे। आरव सिर्फ दूसरे स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का बच्चा था। वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के लोगों को अंधा कहना, क्या उसकी हिम्मत थोड़ी ज्यादा नहीं थी? मार्टिन ने जब यह सुना तो वो बहुत डर गया और जल्दी से आरव को रोकते हुए कहा, युवा मास्टर दक्ष, आपके अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्टिन इसकी सराहना करता है। मार्टिन इस जीवन में आपकी महान दयालुता का बदला चुकाने में असमर्थ है। मैं इसे अपने अगले जीवन में ही चुका सकता हूं। लेकिन युवा मास्टर दक्ष, शांति से मरो। मार्टिन की वजह से भाई और विभिन्न बुजुर्गों को नाराज न करने के लिए। यह मार्टिन तब तक मूर्ख था जब तक वो प्यारा नहीं था, लेकिन वो वास्तव में एक वफादार व्यक्ति था। यह सिर्फ इतना था कि चेतना दिखाने के लिए मरने जैसी इस तरह की चीज को सार्थक रूप से किया जाना चाहिए। वास्तव में हास्यास्पद। यदि आप कहते हैं कि अरविंद मरा नहीं है तो आप उसे जवाब देने के लिए क्यों नहीं बुलाते? बूढ़े व्यक्ति ने पहले आरव को फटकारते हुए कहा। आरव ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उसे जवाब देने के लिए उठा दूं तो क्या होगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं माफी मांगने के लिए तुरंत आपके सामने झुक जाऊंगा। तो ठीक है, तुम झुककर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। आरव ने शांत भाव से कहा, रुको, अगर तुम कोशिश करोगे और वो जवाब न दे तो क्या होगा? बूढ़े ने दबाव डाला, बड़ा खेलना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अगर मैं कोशिश करूं और वो जवाब न दे तो मार्टिन और मैं आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन अगर मैं उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर दूं तो तुम अपनी पूरी साधना को अपंग कर दोगे। हिम्मत है या नहीं? तुम पहले से ही बहुत फायदेमंद स्थिति में हो। आरव ने जवाब दिया और कहा। बूढ़े का चेहरा बदल गया। आत्म साधना अपंग मजाक की कोई चीज नहीं थी।
इसके अलावा इस लड़के के पूरे आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें वाकई कुछ क्षमताएं थी। इस समय शीर्ष पर बैठा एक बूढ़ा आदमी निंदा करने के लिए खड़ा हुआ। बकवास। मृतक सबसे महत्वपूर्ण है। लड़के, यहां ऐसी बकवास करने के तुम्हारे कैसा इरादे हैं? आओ आदमियों, उसे नीचे ले जाओ। मार्टिन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए जब उसने स्थिति को समझा और जल्दी से कहा, कुलपति, युवा मास्टर दक्ष मार्टिन के लिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ये कदम उठाया। मैं कुलपति से विनती करता हूं कि वे बुरा न माने। उस बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम एक गद्दार अभी भी बात करने की हिम्मत रखते हो। जाओ सैनिकों, उन्हें कैद कर लो। आरव ने इत्मीनान से देखा और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस शांत भाव से कहा, कुलपति, लगता है कोई नहीं चाहता कि आपका प्रिय बेटा फिर से जीवित हो। कुलपति की पहले से बेजान आंखें अचानक चौंक कर जाग उठीं जब उसने ये शब्द सुने। उसने जल्दी से कहा, सब रुक जाओ। कुलपति अप्रत्याशित रूप से उठ खड़ा हुआ और दमनकारी आभा के साथ आरव के सामने आया। क्या लिटिल अरविंद वास्तव में मरा नहीं है? जब सर्किट कपाड़िया ने स्थिति देखी तो वो जल्दी से आरव के सामने रुकना चाहता था, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। नहीं मरा। आरव को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और उसने उदासीनता से कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम लिटिल अरविंद का मजाक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम जानते हो कि इसका क्या नतीजा होगा। कुलपति ने अपनी बात के आखिरी हिस्से में पहुंचते ही हत्या की मंशा को हवा दी। सबकी हैरान आंखों के नीचे आरव ने कुलपति के कंधों को थपथपाया और सहजता से कहा, अरे शांत हो जाओ, मैं अपना खुद का साइन बोर्ड नहीं तोड़ूंगा। इस तरह की मजाक में कुलपति के बेटे के साथ किसी की भी हंसने की हिम्मत नहीं हुई। सबको लगा कि आरव पागल हो गया है। कुलपति को इस तरह से उकसाना। अरविंद स्पष्ट रूप से पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। वो कैसे पुनर्जीवित हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सारे बुजुर्ग एक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के बारे में भी नहीं बता सकते? खासकर मार्टिन। जब उसने आरव को कुलपति के कंधे पर थपथपाते देखा तो उसका दिल लगभग उसके गले से बाहर आ गया। ये उनका कुलपति था। 9वें स्तर का चरम सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र अस्तित्व। अगर वो अपनी हथेली नीचे पटक देता, आरव कीमा बनाया हुआ पेस्ट बन जाता। मार्टिन ने बहुत पहले ही अरविंद के शरीर को देख लिया था। उसके शरीर में कोई भी महत्वपूर्ण ऊर्जा नहीं थी। वो कैसे पुनर्जीवित हो सकता था? उसने आरव की आस्तीन को बेतहाशा खींचा, लेकिन आरव ने उसे अनदेखा कर दिया। ये लोग स्वाभाविक रूप से ये नहीं सुन पाए कि आरव अपनी कीमिया सम्राट की प्रतिष्ठा के नाम पर गारंटी दे रहा था। ऐसी गारंटी से ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं हो सकता। सबकी निगाहों के सामने आरव इत्मीनान से ताबूत के पास गया। अरविंद अंदर शांत भाव से लेटा हुआ था, जैसे कि वो सो रहा हो। उसकी आभा से कोई भी ये महसूस कर सकता था कि वो अपनी मृत्यु से पहले एक आधे कदम सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ था। अरविंद की उम्र कार्तिक के आसपास होनी चाहिए, लेकिन वो पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में आधा कदम तक पहुंच चुका था। वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा। यह भी कोई आश्चर्य नहीं था कि मार्टिन उसके प्रति इतना समर्पित था। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। इस युवक के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर युवा कुलपति वास्तव में मृतकों में से पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा, है ना? आप क्या बकवास कर रहे हैं? युवा कुलपति की सांसें पहले ही बंद हो चुकी है, बिल्कुल बिना किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा के। वो कैसे उठ सकता है? उसने लेकिन क्या? ये बदमाश स्पष्ट रूप से धूल का गुबार उड़ा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये जंगली लड़का कहां से आया है जो युवा कुलपति के अवशेषों पर इतनी बेशर्मी और अपवित्रता का दावा कर रहा है। आरव की बात सुनकर क्लाउड जनजाति के सभी सदस्यों ने नाक भौं सिकोड़कर उपहास किया। देविका ने मार्टिन की आस्तीन खींची और धीरे से कहा, युवा मास्टर दक्ष, वो। मार्टिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। रुको और देखो, शायद। ठीक इसी समय आरव की आंखें खुली और एक हाथ ने ताबूत पर हल्के से थपकी दी। अरविंद की लाश एक डंडे की तरह सीधी खड़ी हो गई। आरव हवा में उठा। दोनों हाथों से उसने तेजी से अरविंद के विभिन्न एक्यूपॉइंट्स पर प्रहार किया। हर प्रहार के साथ पीली पीली सार ऊर्जा अरविंद के एक्यूपॉइंट में भेजी जाती, जो बेहद चमकदार दिखती। सिवाय इसके कि अरविंद के शरीर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। हर कोई उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका। 100 सांसों के बाद आरव हवा में चक्कर लगाता हुआ अरविंद के पीछे पहुंचा और अपनी हथेली को नीचे की ओर जोर से मार दिया। अचानक अरविंद के मुंह से एक कौर काला खून निकला। फिर वो अकड़कर अपने ताबूत में वापस गिर गया। हर किसी ने अपनी सांस रोक ली। कैसा है? क्या युवा कुलपति जा गए? नहीं, मुझे अभी भी उसकी जीवन शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है। इस लड़के को ऐसे दिखावटी अंदाज में देखो, वो हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है ना? कुलपति एक अच्छे इंसान थे और उनकी साधना भी बहुत शक्तिशाली थी। वे अगले पैट्रियार्क के लिए निर्विवाद विकल्प थे।
हालांकि मुझे पता है कि यह असंभव है, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि यह लड़का उन्हें वापस जीवित कर सकता है। हाँ, सच में स्वर्ग प्रतिभाशाली प्रतिभाओं से ईर्ष्या करता है। यंग पैट्रियार्क जैसा स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा वास्तव में युवावस्था में ही मर गया। कबीले के लोग उदास से चर्चा कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि उनके अपने विचार गलत थे और उम्मीद करते थे कि आरव वाकई अरविंद को फिर से जिंदा कर देंगे। उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि अरविंद का क्लाउड जनजाति के लोगों के साथ रिश्ता अच्छा था, वाकई बहुत। बस अरविंद के शरीर में मौजूद प्राणशक्ति को देखकर लगता था कि आरव वाकई सबको धोखा दे रहा था। जो बुजुर्ग आदमी पहले आरव से झगड़ रहा था, वो मास्टर बैद्यमणि ही था, जो कि क्लाउड जनजाति में उच्च दर्जा वाले किमियागर थे। वो भी पहले चुपके से पसीने से लथपथ हो गया था। आखिरकार आरव का अभिनय बहुत प्रामाणिक था। इसने ऐसे गुरु को भी डरा दिया। अब ये देखकर कि ये एक झूठी चेतावनी थी, मास्टर बैद्यमणि को आरव से और भी नफरत हो गई। कुलपति की आंखें सीधे आरव की ओर देख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस समय कोई भी उसके क्रोध को पहचान सकता था। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कुलपति ने धीरे धीरे प्रत्येक शब्द बोलते हुए अपने दांत पीस लिए। वो पहले से ही क्रोध से भरा हुआ था। उसका बेटा मर गया और शव को अभी भी आरव को इतने लंबे समय तक छेड़ना पड़ा। जो कोई भी इस तरह की बात का सामना करता, वो भी गुस्से से फट जाता। कुलपति एक एक कदम आरव की ओर बढ़ता गया। उसके प्रत्येक कदम के साथ उसका आभा मंडल एक स्तर ऊपर उठता गया। जब उसने स्थिति देखी तो सर्किट की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। अपनी शक्ति के साथ एक शीर्ष नवे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का सामना करना भी निश्चित मृत्यु का परिणाम था। लेकिन भले ही वो मर गया हो, वो आरव को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दे सकता था। बल्कि ये आरव ही था जिसने बहुत थके हुए भाव से उसके हाथों को थपथ पाया। वो कुलपति के क्रोध से अप्रभावित था, जैसे कि कुलपति के क्रोध का लक्ष्य वो नहीं था। आरव की अभिव्यक्ति को देखकर कुलपति क्रोधित हुए बिना आरव के सामने आया। उसका आकृति अचानक गायब हो गई। एक अदम्य बल वाली हथेली। खांसी, खांसी। ठीक इसी समय ताबूत के अंदर से तेज खांसी की आवाज आई। कुलपति कांप उठे और उन्होंने अपनी हथेली रोक दी। और ठीक उसी समय उनकी हथेली आरव से केवल 3 इंच की दूरी पर थी। आरव बिना पलक झपकाए शांत रहे और कुलपति से शांत भाव से बोले, अरविंद जाग रहा है, क्या आप उसे देखने नहीं जा रहे हैं? कुलपति स्तब्ध रह गए। अब अचानक उन्हें जो हुआ था उसकी वास्तविकता का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से आरव को किनारे किया और अरविंद के पास भागे। इस नजर से कुलपति के आंसू अनायास ही उनके बूढ़े चेहरे पर बहने लगे। अरविंद, वे वास्तव में जाग गए। अरविंद ने दोनों आंखें खोलने के लिए थोड़ा संघर्ष किया। उनके सामने का दृश्य धुंधला से साफ हो गया। पिता, अरविंद ने कमजोर आवाज में पुकारा। छोटा अरविंद, तुम सच में जाग गए। पिताजी ने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इस पल कुलपति को लगा कि पूरी दुनिया वापस आ गई है। एक प्यारे बच्चे को खोने और उसे फिर से पाने का एहसास वाकई बहुत बढ़िया था। जबकि दूसरी तरफ मार्टिन का पूरा अस्तित्व तब हताश था। जब उसने देखा कि आरव ठीक है, तब जाके वो राहत की सांस ली। उस पल जब कुलपति की हथेली गिर रही थी, तो उसके मन में मरने का ख्याल भी आया। अरविंद की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो समय पर नहीं पहुंचा। अब आरव भी उसकी वजह से मरने जा रहा है। मार्टिन को वाकई ऐसा लगा कि अब उसे इस दुनिया में जीने की कोई जरूरत नहीं है। जब कुलपति अपने बेटे के पास जाने के लिए चले गए, मार्टिन जल्दी से आरव के पास भागा। युवा मास्टर दक्ष, क्या आप ठीक है? मार्टिन की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। वो बोलते समय हकला रहा था। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे नहीं मार पाया, मैं ठीक हूं। आरव से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद ही मार्टिन ने वास्तव में अपना मन शांत किया। तो ये अच्छा है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो मुझे वास्तव में नहीं पता होता कि क्या करना है। हाँ, आपने वास्तव में अरविंद को मृत अवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए किस तरह का जादू किया? आरव ने गुस्से में कहा, मेरे को पुनर्जीवित करें। वो शुरू से ही मरा नहीं था। मैंने उसे बस उसके अवरुद्ध मेरिडियन को खोलने में मदद की ताकि वो सांस ले सके। सांस लेने के लिए अरविंद नहीं मरा था? ये कैसे संभव है? यहां तक कि मास्टर बैद्यमणि, कुलपति और उपकुलपति सभी ने पुष्टि की कि अरविंद पहले ही मर चुका है। मैं भी अब उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था। वो संभवतः कैसे मरा नहीं था? मार्टिन ने उलझन में पूछा। आरव ने अपना मुंह टेढ़ा किया और कहा, भले ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम नहीं समझोगे। मनुष्य क्यूई के साथ पैदा होते हैं। ये देखते हुए कि कोई व्यक्ति मरा है या नहीं, आप केवल महत्वपूर्ण संकेतों और उसकी सांसों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको अभी भी क्यूई पर ध्यान देना होगा। अरविंद कल ही मरा था और उसकी क्यूई अभी तक नहीं कटी थी, इसलिए इसे वास्तविक मृत्यु नहीं माना गया। इससे भी बाद, तब मैं भी शक्तिहीन हो जाऊंगा।
वास्तव में यहां जो क्यूई की बात हो रहा है, ये सार ऊर्जा यानी कि सार क्यूई की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है आध्यात्मिक क्यूई की। यदि शारीर में छोटी सी आध्यात्मिक क्यूई यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा की निशानी होती है तो व्यक्ति मरा नहीं है। मार्टिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि आरव क्या कह रहा था। वो इतना बड़ा हो गया था और उसने पहले कभी क्यूई के बारे में नहीं सुना था। वो महत्वपूर्ण ऊर्जा जानता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से आरव द्वारा कही गई क्यूई से एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। यह भी सामान्य था कि मार्टिन को नहीं पता था। क्यूई को देखने की यह बात निचले लोगों के लिए जानना असंभव था। केवल अत्यंत उच्च उपलब्धियों वाले और संबंधित दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं को विकसित करने वाले कीमियागर ही क्यूई को देख सकते थे। कीमियागरों के लिए मृत्यु महत्वपूर्ण ऊर्जा, श्वास, हृदय की धड़कन, इन चीजों को देखने से नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्यूई को देखने से होती है। जब आरव अंदर आया तो उसने देखा कि अरविंद के शरीर पर अभी भी कुछ धुंधली क्यूई मौजूद थी और उसे पता था कि अभी भी पुनरुत्थान की उम्मीद है। और जिस उंगली तकनीक को उसने अभी निष्पादित किया था उसे टेम्पर्ड प्रोफाउंड गोल्ड फिंगर कहा जाता था, जो उस समय समीर द्वारा प्रदर्शित की गई प्रोफाउंड फैंटम फिंगर से कहीं अधिक उच्च स्तर में था। आरव ने एक बार उंगली तकनीक के इस सेट का उपयोग बचाने के लिए किया था असंख्य लोगों ने, और आज इसमें एक अरविंद जोड़ा गया। उंगली तकनीक के इस सेट में कुल 9 स्तर थे, जो क्रमशः 9 प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप थे। वर्तमान में आरव पहले से ही द्वितीय स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में था। इस उंगली तकनीक के तीसरे स्तर को प्रदर्शित करना बहुत अधिक कठिन नहीं था। तो अरविंद बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, है ना? मार्टिन ने बहुत ही अज्ञानता से पूछा। शुरू में उसने सोचा था कि उसे एक निश्चित उत्तर मिलेगा। कौन जानता था कि आरव अपना सिर हिलाएगा और कहेगा, ठीक है, अभी भी जल्दी है। मैंने केवल उसकी बाधित मेरिडियन को साफ करने में उसकी मदद की, लेकिन इससे केवल लक्षणों का इलाज हो सकता है, जड़ का नहीं। कुछ दिनों में वो फिर भी मर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? मार्टिन ने कहा। आरव ने झल्लाकर कहा, मैं क्या कर सकता हूं? अरविंद के जीवन और मृत्यु से मेरा क्या लेना देना है? मैं उन कुछ बूढ़ों को देखकर बुरे मूड में था, इसलिए मैंने उन सभी को भी बुरे मूड में डालने के लिए यह किया। हाँ, क्या आप सभी को लगता है कि यदि अभी अरविंद जागने में थोड़ी देर कर देता तो क्या मैं अभी यहां आपके ये छोटे से कबीले में मारा जाता? ये हो सकता था, मैं अभी यहां कुचल जाता, लेकिन ये आपकी ये छोटे से कबीले की भयंकर आंधी दुनिया की मानचित्र से गायब होने की कारण बनता। बेशक आरव यहां अभी मर जाता तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सारे शब्द आरव कबीले की कुलपति के मन में एक डर उत्पन्न करने के लिए बोल रहा था, ताकि आगे वो आरव के खिलाफ ऐसे ही कोई गलत स्टेप ना ले। संयोग से कुलपति ने भी आरव की बातें सुनी। अभी थोड़ा कुलपति आवेग में थे। यदि वो अभी आरव को मार डालते तो क्या होता? अभी कुछ देर पहले मार्टिन बता रहा था कि आरव सेंट्रल कैपिटल जाना चाहता है। यदि वो कोई कुलीन परिवार के शिष्य या बच्चा होगा तो जब उनको पता चलता कि उनकी कबीले में कुलपति के हाथ परिवार के एक होनहार शिष्य का हत्या हुई है तो क्या होगा उनकी कबीले का? ये सोचते ही कुलपति का दिमाग हिल गया और उन्होंने जल्दी से अरविंद को ताबूत से बाहर निकाला और आरव के सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और क्षमा याचना भरी नजर से कहा, छोटे भाई, इस बूढ़े ने अभी अभी जल्दबाजी में कुछ किया और छोटे भाई को चोट पहुंचाने वाला था। मैं वाकई मौत का हकदार हूं। यह बूढ़ा आदमी छोटे भाई से इस अपराध के लिए माफी मांगता है। मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई इतने उदार होंगे कि माफ कर देंगे। आरव ने आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम अभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? अगर तुम्हारा बेटा 2-4 बार खांसता नहीं तो मैं पहले ही वहीं मर जाता और तुम्हारे बेटे के साथ मौत के मुंह में चला जाता, है ना? कुलपति का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले भी तेज हवाओं और बड़ी लहरों का सामना किया था। उसने जल्दी से कहा, यह सब इस बूढ़े आदमी की गलती है। यह सब इस बूढ़े आदमी की गलती है। छोटे भाई, इस बूढ़े आदमी के मेरे प्यारे बेटे के बारे में अत्यधिक चिंतित होने के कारण इसे अनदेखा करें, ठीक है? आरव ने अपने हाथ हिलाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे बहस नहीं करने जा रहा हूं। कुलपति के राहत की सांस लेने की प्रतीक्षा किए बिना आरव ने बिना जल्दबाजी के कहा, लेकिन कुलपति ने अपनी लार निगल ली और सावधानी से आगे कहा, लेकिन क्या छोटे भाई? आरव की आंखें मास्टर वैद्यमनी और एल्डर जयेश की ओर दुर्भावनापूर्ण इरादे से देखती हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन मैं उनके साथ झगड़ा करना चाहता हूं। जब मास्टर वैद्यमनी और एल्डर जयेश ने आरव की बातें सुनी तो उनके हावभाव बदल गए। कुलपति ने जल्दी से कहा, छोटे भाई, अभी अभी हम सभी की आंखें थे, लेकिन हम मना हिमालय को नहीं पहचान पाए। आप जैसे महान व्यक्ति अतीत की गलतियों के लिए शिकायत क्यों नहीं करते? मास्टर वैद्यमनी और एल्डर जयेश ने भी अरविंद को ध्यान में रखकर ऐसा किया था, इसीलिए उन्होंने आपको उसे छूने से रोका। इस बारे में क्या ख्याल है? आपके पास जो भी अनुरोध है उसे बता दे छोटे भाई। जब तक हमारा क्लाउड जनजाति इसे बाहर निकाल सकता है तब तक बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे।
आरव की आंखें कुछ देर के लिए चमक उठीं। फिर उसने उन दोनों लोगों की ओर एक शानदार मुस्कान बिखेरी और कहा, चूंकि इवो बुजुर्गों ने देविका और मार्टिन के लिए ऐसा किया था, इसलिए मेरा इस पर आगे बढ़ना कुछ हद तक तुच्छ लगता है। ठीक है, तो मैं पहले की घटना को ऐसे ही मानूंगा जैसे कि वो कभी हुई ही न हो। यह सुनकर कि इस छोटे पूर्वज ने आखिरकार इस पर काबू पा लिया, कुलपिता ने भी राहत की सांस ली। अगर आरव ने वास्तव में इस पर बहस की थी तो उसे भी नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। आरव के पहले के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर उसने इस छोटे पूर्वज को नाराज किया और उसने इस मामले से अपने हाथ धो लिए तो उसका ये बेटा उसे वापस पाने के बाद फिर से खो जाएगा। ऐसी पीड़ा के साथ शायद उसके पास ज्यादा अच्छे साल नहीं बचे होंगे। ठीक है, तो चूंकि छोटा अरविंद ठीक है तो सब लोग तितर बितर हो जाएं। जल्दी से ये सफेद रेशम और शोक कक्ष हटा दें, ये अशुभ का निशानी है, कुलपिता ने आदेश दिया। शयन कक्ष में अरविंद बीमार होकर बिस्तर पर लेटा था, बोल भी नहीं पा रहा था। आरव अभी उसकी नाड़ी देख रहा था। सभी लोग के जाने के बाद आरव ने अपना हाथ हटाया और खड़ा हो गया। कुलपति ने जल्दी से पीछा किया और सावधानी से पूछा, युवा मास्टर दक्ष, छोटे अरविंद, उसे क्या बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं, आरव ने शांत भाव से कहा। कुलपति ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा, युवा मास्टर दक्ष, पहले जो कुछ इस बूढ़े की गलती थी। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी बात काटते हुए कहा, अरविंद वाकई बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया था। क्या जहर दिया गया? क्या आप मेरे वाक्य से असंकित है? आरव ने गुस्से से चिल्लाया। कुलपति के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। अरविंद की हालत ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उसे जहर दिया गया हो। वो हर तरफ से बीमार लग रहा था। फिर भी उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और कहा, यंग मास्टर दक्ष, आपके ऊपर यह बूढ़ा स्वाभाविक रूप से विश्वास करता है। क्या आप और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में यंग मास्टर दक्ष? आरव ने कहा, उस पर जो जहर लगाया गया है उसका नाम माइंड लॉस पाउडर है। यह रंगीन और बेस्वाद है, यहां तक कि जादुई आर्टिफैक्ट रैंक प्रोफाउंड सिल्वर नीडल भी इसका पता नहीं लगा सकते। स्पिरिट आर्टिफैक्ट रैंक प्रोफाउंड सिल्वर नीडल, मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास ये नहीं है ना? ये, कुलपति ने यह सुनते ही ठंडी सांस ली। एक जहर जिसे जादुई आर्टिफैक्ट रैंक प्रोफाउंड सिल्वर नीडल भी नहीं पहचान सकता, यह असाधारण रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। वास्तव में जब मैं मार्टिन और बाकी लोगों से टकराया और उन्हें अरविंद के लक्षणों के बारे में बात करते हुए सुना तो मुझे कुछ अनुमान थे, लेकिन अभी उसका निदान करने से मेरे अनुमान की पुष्टि हुई। माइंड लॉस पाउडर के लगने के बाद कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, बस इतना है कि व्यक्ति की हरकतें अजीब हो जाती है और भड़कने की अवधि भी लगभग 1 महीने के आसपास होती है। ये एक बेहद शक्तिशाली जहर है, आरव ने कहा। तो क्या इस माइंड लॉस पाउडर का कोई इलाज है? कुलपति ने कांपते हुए पूछा। हाँ, स्वाभाविक रूप से है, लेकिन मैं ये क्यों करूं? आरव ने बेपरवाही से कहा। यह सुनकर कुलपति दंग रह गए और उनकी दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबा लिया और हताश होकर कुछ नहीं बोले। मार्टिन पूरे समय एक तरफ खड़ा रहा और उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। इस समय आरव के शब्द सुनकर वो आखिरकार आग्रह करने से खुद को रोक नहीं सका। युवा मास्टर दक्ष, क्या आप थोड़ा उदारता दिखाएंगे? आरव ने आंखें घुमाई और कहा, तुम्हारे पास अभी भी बोलने की हिम्मत है। तुम मूर्ख हो जो मौत के जरिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम मर जाते तो तुम दूसरों के हाथों में खेल जाते? अगर तुम मर जाते तो न सिर्फ कोई तुम पर दया नहीं करता, बल्कि दूसरे लोग तुम्हारी लाश पर 2-4 बार पैर पटकते और 2-2 बार थूकते। मार्टिन एक दृढ़ व्यक्ति था और आरव की बातों पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इस समय कुलपति पूरी तरह से भड़क गया। ये जूनियर वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। क्या तुम कुलपति ने कहते कहते हाकलाने लगे, क्योंकि आरव अभी उनको घूर रहा था। फिर उनको अभी आरव के द्वारा बताई गई आरव की झूठा बैकग्राउंड को सोचते हो डर लगा। जो भी हो, उनके सामने उनकी कबीले की चिराग, उनकी एक लौता बेटा मृत्यु के कगार पर है, इसलिए वो अभी आरव के प्रति भड़कीले शब्द बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। कुलपति के बात सुनकर आरव व्यंग करते हुए कहा, बूढ़े कुलपति, मुझे धमका रहे हो। अगर मार्टिन के चेहरे की वजह से नहीं होता तो मैं आपके कबीले में इन घटिया मामलों की परवाह भी नहीं करता। जब तक आप, पिता और पुत्र दूसरों द्वारा नुकसान पहुंचाएं और मारे नहीं जाते, तब तक प्रतीक्षा करें। फिर आप फिर से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड में जा सकते हैं। कुलपति कुछ नहीं बोले, लेकिन मार्टिन को आखिरकार थोड़ा समझ में आया और उसने जल्दी से पूछा, युवा मास्टर दक्ष, आपका मतलब है? आरव हंस पड़ा और बोला, क्या आपको नहीं लगता कि पूरी घटना बहुत संदिग्ध है? बिल्कुल नहीं। हमारा कबीला हमेशा से सामंजस्यपूर्ण रहा है। कुलपति और उपकुलपति, उन दोनों की दोस्ती कई 100 साल पुरानी है। हम छोटी पीढ़ी के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध है। युवा मास्टर दक्ष, क्या आप चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? मार्टिन ने धीरे से पूछा।
आरव के चेहरे पर निराशा थी, जैसे मार्टिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हो। और उसने कहा, लोगों के प्रति वफादार होना है, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। ठीक से सोचो, तुम्हारे युवा पितामह को अचानक जहर क्यों दिया गया? तुम्हें वायलेट इल्यूजन ब्लड जिनसिंग की तलाश में सबसे खतरनाक जगह क्यों भेजा गया? और क्या तुम्हारे परिवार के कुलपति तुम्हारे जाने से पहले की तुलना में थोड़ा बहुत बूढ़े नहीं दिख रहे हैं? इसके अलावा इन दिनों कबीले पर किसका अधिकार है? अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करो और ठीक से सोचो। शायद तुम्हारे परिवार के कुलपति पहले उपकुलपति के साथ घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब हे जब आरव के शब्द समाप्त हुए, कुलपति और मार्टिन ने इस पर विचार किया। मार्टिन ने कमजोरी से कहा, तुम्हारा मतलब है कि मास्टर बैद्यमणी ने जानबूझकर मुझे समय में वापस जाने में असमर्थ बना दिया? आरव ने हंसते हुए कहा, कम से कम तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो। लेकिन हमने इससे पहले यात्रा मार्ग की गणना की थी। उसे कैसे पता चला कि मैं समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा? मार्टिन ने हैरानी से कहा, यह बहुत आसान है। वायलेट इल्यूजन ब्लड जिनसिंग क्रिम्सन टेल्ड स्कॉर्पियन की उन्नति के लिए एक पूर्वापेक्षित वस्तु है। उसे बस पहले से पता होना चाहिए कि वहां एक क्रिम्सन टेल्ड स्कॉर्पियन आगे बढ़ने वाला है, फिर तुम लोगों को वापस भेजो, आरव ने कहा। मार्टिन ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह बहुत अविश्वसनीय था। लेकिन क्लाउड जनजाति अभी हर गुजरते दिन के साथ फल फूल रही है। अगर युवा कुलपति सोल सागर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस तरह उनके पास कम मौका होगा। जो बोला वो आरव नहीं था, बल्कि ये कुलपति था जो पूरे समय चुप था। उपकुलपति महल के गुप्त कमरे में उपकुलपति जयेश की भौहें हल्के से बंद थी, जो बहुत उदास लग रही थी। ये उपकुलपति जयेश कबीले में इतना सम्मानित नहीं थे। वो थोड़ा वड़कीले स्वभाव के थे, लेकिन कुलपति के द्वारा उठाई गई नियम की वजह से वो ज्यादा झूठ कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए सभी उनको एल्डर ही बुलाते थे। ओह, मास्टर बैद्यमणी, ये लड़का कहां से आया? उसके पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती है? वो अरविंद तो पहले ही मर चुका था, वो कैसे पुनर्जीवित हो सकता है? जयेश ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। मास्टर बैद्यमणी की भौहें भी सिकुड़ी हुई थी और वे बहुत उदास थे। उस लड़के की उंगलियों की तकनीक अविश्वसनीय रूप से गहन है। ये वास्तव में बहुत अजीब है, लेकिन उसने केवल अरविंद के शरीर में अवरुद्ध मेरिडियन को खोला है और उसे कुछ समय के लिए पुनर्जीवित किया है। मेरा माइंड लॉस पाउडर लाइलाज है। अरविंद ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक जीवित रह सकता है, उसे अभी भी मरना है। जयेश की भौहें ऊपर उठ गई। मास्टर बैद्यमणी, क्या आपने जो कहा वो सच है? बेशक ये सच है। माइंड लॉस पाउडर रंगीन और स्वाधीन होता है। ये एक प्रकार का जहर है जो मार्शल आर्टिस्ट की नसों को पंगु बना देता है। ये बिल्कुल लाइलाज है। मैंने मार्टिन और बाकी लोगों को सिर्फ एक बलि का बकरा खोजने के लिए वायलेट इल्यूजन ब्लड जिनसिंग की तलाश करने के लिए भेजा, ताकि आप सभी को कुछ बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सके। वास्तव में इसका क्या मारक नहीं है? मास्टर बैद्यमणी ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। जब तक अरविंद मरता है, तब तक जनजाति में नंबर 1 जीनियस का खिताब लिटिल नोजेश के सिर पर रहेगा। अगला कुलपति निस्संदेह वो होगा। जयेश ने राहत की सांस ली। जयेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह सब उस बदमाश की वजह से है, अन्यथा हमारी योजना पहले ही सफल हो चुकी होती। अब कई अप्रत्याशित जटिलताएं सामने आ गई है। अरविंद के मरने के बाद मुझे उसे मारने का कोई तरीका सोचना चाहिए। मास्टर बैद्यमणी ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, यह सही है। वो लड़का बहुत ही दुष्ट है, उसे नहीं रखना चाहिए। हमें उसे मारने का कोई तरीका सोचना होगा। एक जूनियर द्वारा धमकाए जाने पर जयेश और मास्टर बैद्यमणी दोनों ही गुस्से से भर गए। इसके अलावा उनकी योजना मूल रूप से दोषरहित थी, लेकिन आरव ने उसे बर्बाद कर दिया। इससे वे कैसे क्रोधित नहीं हो सकते थे? जयेश के मन में भी आरव के बारे में कोई सकारात्मक धारणा नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, शांत रहो। जब तक अरविंद मर जाएगा, कुलपति कबीले के मामलों में बिल्कुल भी उलझने के मूड में नहीं होगा। उस समय एक बिगड़ेल लड़के से निपटना क्या यह आसान नहीं होगा? धमाका, 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 धमाका। गुप्त कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। जयेश की भौहें सिकुड़ गई। वो काफी नाराज दिख रहा था। छोटा नोजेश, ये लड़का हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। भविष्य में वो बड़ी जिम्मेदारियां कैसे संभालेगा? जैसे ही उसने कहा, जयेश ने सहजता से सार ऊर्जा का एक विस्फोट किया। गुप्त कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चिड़चिड़े युवा ने अंदर घुसकर कहा, पिताजी, आपदा आसन्न है। जयेश ने अधीरता से कहा, धीरे बोलो, जल्दी क्या है? आसमान अभी नहीं गिरा है। नोजेश उपकुलपति यानी कि जयेश की एक लौता बेटा है। नोजेश ने बेचैनी से कहा, आसमान पहले ही गिर चुका है। अरविंद, वो। जयेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरविंद के बारे में क्या? क्या वो मर गया? अय्या, अरविंद नहीं मरा, उसे उस बदमाश ने बचाया। क्या?
अरविंद को उस बदमाश ने वापस जिंदा किया। नोजेश ने फिर दोहराया। मास्टर बैद्यमनी और जयेश खड़े हो गए। ये कैसे संभव है? मेरा माइंड लॉस पाउडर बिल्कुल फुल प्रूफ है। मेरे पास भी एंटीडोट नहीं है। उन्हें एंटीडोट कहां से मिला? ये असंभव है। मास्टर बैद्यमनी ने अविश्वसनीय रूप से कहा। एंटीडोट नहीं होने का क्या मतलब है? वहां से खबर आई है कि अरविंद पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब वे सभी दक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, जो वहां भगवान के चमत्कारी हाथ को दर्शाता है। एक जीवित दिव्य चिकित्सक। नोजेश आक्रोश से भरा हुआ था। जिस युवा कुलपति पद उसके हाथ में आने वाला था, वो इतनी जल्दी लौट गया। वो उदास कैसे हो सकता है? जयेश ने कुछ नहीं कहा। कमरे के अंदर इधर उधर टहलते हुए उसकी भौहें कसकर बंद हो गई। कुछ देर बाद उसने अचानक चमकती आंखों से नोजेश को देखा और पूछा, तुमने अभी कहा था कि वहां से खबर आई है, क्या अभी तक इसकी पुष्टि हुई है? अंडरकवर ने कहा कि हमने पैट्रियार्क मैनर के अंदर व्यवस्था की थी। खबर गलत नहीं हो सकती, नोजेश ने कहा। तो क्या उसने अरविंद को अच्छी हालत देखा? जयेश ने जोर देकर कहा। ओह, ये नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसने देखा कि अरविंद के कमरे से बाहर निकलने के बाद कुलपति राघवेंद्र और मार्टिन कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद यह खबर घोषित की गई। ये गलत नहीं होना चाहिए। अब राघवेंद्र ने दक्ष को एक विशिष्ट अतिथि के रूप में माना और लगभग आसमान तक उसकी प्रशंसा की। किमिया गति को देखते हुए यह मास्टर बैद्यमनी को पार करने वाला है। क्लाउड जनजाति का कुलपति का नाम राघवेंद्र है। जयेश ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन मास्टर बैद्यमनी के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और पूछा, आप इसे कैसे देखते हैं मास्टर बैद्यमनी? मास्टर बैद्यमनी भी पहले बहुत घबराए हुए थे, लेकिन नोजेश की बातें सुनकर वो शांत हो गया। मेरे हिसाब से अरविंद को पुनर्जीवित ही नहीं किया गया। माइंड लॉस पाउडर का जहर इतनी आसानी से कैसे ठीक हो सकता है? अगर वो बच्चा अपनी मां के गर्भ में ही रसायन विद्या सीखना शुरू कर दे, तो भी माइंड लॉस पाउडर के जहर को ठीक करने की क्षमता होना संभव नहीं है। अगर अरविंद वाकई ठीक है, तो कुलपति को इस समय उसकी देखभाल करनी चाहिए, न कि दक्ष का खूब मनोरंजन करना चाहिए। लेकिन कुलपति को शायद हमारे मामले का पहले ही पता चल गया होगा, मास्टर बैद्यमणी ने कहा। जयेश ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं इतने सालों से उसका सहायक था, पहले ही इस हद तक पहुंच चुका हूं, और वो अभी भी जाने को तैयार नहीं है। उसका ऐसा करना मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है। नोजेश एक तरफ खड़ा हुआ असमंजस में था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। है वही हमें मजबूर कर रहा है। शुरू में मैंने भी इतनी जल्दी कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चूंकि ये पहले ही इस हद तक पहुंच चुका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पहले हमला करने वाले को फायदा होता है। इसके अलावा हम पहले से ही कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। वो इतने कम समय में कोई उचित व्यवस्था कैसे कर सकता है? जयेश ने जलती हुई उत्सुकता के साथ कहा, ओह पिताजी, आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं? नोजेश के चेहरे पर हैरानी थी। जयेश ने अपने बेटे की तरफ देखा और उसे भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। वर्तमान शक्ति के मामले में नोजेश अरविंद से आगे है। हालांकि नोजेश अरविंद से 5 साल बड़ा है। इसका मतलब 5 साल बाद अरविंद नोजेश को कई मील पीछे छोड़ देगा। फिर बुद्धि और रणनीति के मामले में अरविंद ने उसे उछाल दिया है कई गलियों पीछे। जयेश अपनी अधीरता को नियंत्रित कर सका और समझाया, अरविंद को बिल्कुल भी पुनर्जीवित नहीं किया गया। वास्तव में वो पहले ही मर चुका है। राघवेंद्र इतनी धूमधाम से आरव का मनोरंजन कर रहा है क्योंकि वो हमारे इरादों से अवगत हो गया है और पहले हमें शांत करना चाहता है और हमें लापरवाह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करने देना चाहता है, ताकि वो हमसे निपटने के लिए एक बैकअप योजना की व्यवस्था कर सके। तभी नोजेश को एहसास हुआ। उसने उत्साह से कहा, पता चला कि अरविंद पहले ही मर चुका है। हाँ, अब से मैं क्लाउड जनजाति की जूनियर पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति हूं। लेकिन जयेश ने उसे अनदेखा कर दिया और कहा, आज रात आधी रात को हमारे सभी लोगों को इकट्ठा करो। हम चुपचाप पैट्रियार्क मैनर में घुसेंगे और राघवेंद्र की सेना को पूरी तरह से कुचल देंगे। हाँ, नोजेश ने आदेश स्वीकार कर लिया और चला गया। आधी रात को विशेषज्ञों का एक समूह चुपचाप पैट्रियार्क मैनर में घुस गया। जयेश और राघवेंद्र दोनों ने मिलकर क्लाउड जनजाति की स्थापना की थी, लेकिन राघवेंद्र की अच्छी आचरण, अच्छी मनसा और शक्ति के साथ उसको कुलपति पद मिला और जयेश को उपकुलपति के पद। जयेश शायद कुलपति महल से अपने घर से भी ज्यादा परिचित हो। मार्शल ताकत के मामले में जयेश और राघवेंद्र दोनों लगभग एक जैसे थे। वे दोनों ही 9वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में थे। लेकिन आज रात जयेश कई विशेषज्ञों को लेकर आया। सिर्फ सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में 4 लोग थे, 5 बनाम 1। चुपके से हमला करके वो जयेश कभी हार नहीं सकता था। जब तक वो राघवेंद्र को हराता रहेगा, क्लाउड जनजाति स्वाभाविक रूप से उसके हाथों में आ जाएगी। लोगों का समूह चुपके से आंगन में घुस गया और चुपचाप राघवेंद्र के निवास की ओर रेंगने लगा।
लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। जयेश ने पाया कि वे पहले ही बहुत लंबे समय तक चल चुके थे। ये राघवेंद्र के निवास से इतनी दूर क्यों था? जयेश ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। वो जितने लोगों को लेकर आया था वे सभी गायब थे। अरे, हम जाल में फंस गए। जयेश को लगा कि हालात खराब है, लेकिन ठीक इसी समय कुलपति महल अचानक चमक उठा। लोगों का एक बड़ा समूह उसके सामने आ गया। सम्माननीय उपकुलपति, आप देर रात घर पर क्यों नहीं सो रहे हैं, बल्कि यहां घूमने क्यों आ रहे हैं? आरव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जयेश से पूछा। जयेश के हाव भाव बदल गए। उसने एक के बाद एक जाने पहचाने चेहरे देखे। राघवेंद्र, मार्टिन, राकेशन इत्यादि। बेशक वहां आरव था। जब उसकी नजर अरविंद के शरीर पर पड़ी तो वो अनायास ही सिकुड़ गया। दक्ष उस बदमाश ने वाकई अरविंद को ठीक कर दिया। इसके अलावा कोई सुराग नहीं कि आरव ने यह जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन वो सबसे आगे खड़ा था, बाकी लोगों से कुछ दूरी पर। जयेश पहले से ही निराश था, लेकिन आरव को अकेले देखकर वो मन ही मन रोमांचित हो गया। मौत की तलाश। जयेश अचानक भड़क गया और आरव के गले पर पंजे से हमला कर दिया। वो आरव को बंधक बनाना चाहता था, लेकिन जब वो आरव के सामने पहुंचा तो उसे तुरंत लगा कि चीजें ठीक नहीं हैं। ऐसा लगा जैसे आरव ने उसे देखा ही नहीं। वो वास्तव में बचकर भागा नहीं या चकमा नहीं दिया। जयेश की आंखों के सामने एक धुंध थी। वो वास्तव में आरव के शरीर के आर पार निकल गया और बहुत घबरा गया। सम्माननीय उपकुलपति वास्तव में संकट की घड़ी में शांत है। वास्तव में मुझे बंधक बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको अवसर नहीं मिलेगा। आरव अभी भी अपनी मूल जगह पर खड़ा था और उसने जयेश को एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा। आरव ने जिस भव्य व्यू को बनाने में पूरा दिन लगाया, उसे जयेश आसानी से कैसे तोड़ सकता था? आरव को इसे बनाने में पूरा दिन लगाने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए इस भव्य व्यू की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। इस सरणी का निर्माण किसी और से नहीं बल्कि अश्विनी के असुर कन्फाउंडिंग अरे से हुआ था, और इसमें थोड़ा छेड़खानी की गई थी। आरव ने इसे लेसर कन्फाउंडिंग फर्म नाम दिया। हालांकि नाम बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन इसकी शक्ति उल्लेखनीय रूप से भयानक थी। सच्ची असुरा कन्फाउंडिंग एरे एक भ्रमपूर्ण हत्या संरचना थी। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बारे में भूल जाइए। भले ही भयंकर आंधी दुनिया का पवन सम्राट एक राउंडलेस दायरे का पावर हाउस भीतर प्रवेश कर जाए तो भी मौत निश्चित होगी। उस समय यदि दिव्य संरचना संप्रदाय का संप्रदाय गुरु सरणी निर्माण के इस सेट को समझ सकता था तो उसे प्राचीन दुनिया की रक्षा के लिए पूरे संप्रदाय का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सीधे तौर पर इस भव्य व्यू का उपयोग भयंकर आंधी दुनिया के पवन सम्राट को फंसाने के लिए कर सकता था। हालांकि आरव ने सरणी निर्माण के इस सेट को समझ लिया, लेकिन वो इसकी शक्ति का 0.1% भी नहीं निकाल सका। इसलिए उसने एक नया रास्ता बनाया। इस सरणी संरचना के भीतर भ्रम निर्माण को हटा दिया और कठिनाई को कम कर दिया। ये उनकी आंखों के सामने लेसर कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन था। फिर भी इसमें भी आरव को एक पूरा दिन लगा। अब इसे देखते हुए प्रभाव बल्कि डिकेंट थे। नौवें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में फंसा जयेश बिल्कुल भी दिशा का पता नहीं लगा सका। इस सरणी संरचना का लोगों को मारने का प्रभाव नहीं था। यह सिर्फ एक शुद्ध जाल संरचना थी, लेकिन बाहर आने की मौका स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। इस लेसर कन्फाउंडिंग आरे का भयानक पहलू यहां रखा गया है। मैं आपके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते थे। जयेश ने अपने दांत पीसते हुए घृणा से दहाड़ा, बदबूदार बच्चा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जयेश ने आरव पर हताश होकर हमला किया, लेकिन आरव पानी पर प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह था। वो आरव को छूने में पूरी तरह असमर्थ था। वर्तमान जयेश बिल्कुल बंदर की तरह था जिसे चिढ़ाया जा रहा था। अपनी ताकत बर्बाद करना बंद करो, तुम मुझे नहीं मार सकते, आरव ने शांत भाव से कहा। काफी देर तक इधर उधर छटटाने के बाद जयेश खुद भी थक चुका था। उसने आरव के कपड़ों को भी नहीं छू नहीं पाया और अविश्वसनीय रूप से निराश था। जयेश ने राघवेंद्र की ओर देखा। उसकी हालत विजेता जैसी थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने पागलों की तरह कहा। राघवेंद्र, क्या तुम इस रवैये से मुझ पर दया कर रहे हो? राघवेंद्र ने फिर से आह भरी और कहा, पुराने साथी, हम दोनों ने कई सौ सालों तक एक साथ काम किया है। हमने साथ में कितनी परीक्षाएं और कठिनाइयां झेली हैं। हमने कितनी बार अनगिनत खतरों का सामना किया है। इतने सालों की भावनाएं, क्या तुम सब भूल गए? मुझे ये बकवास मत बताओ। राघवेंद्र, तुम्हें अभी भी मुझसे ये कहने की हिम्मत है? क्लाउड जनजाति में योगदान के मामले में मैं तुमसे किसी भी तरह से कम कैसे हूं? ऐसा क्यों है कि तुम कुलपति हो जबकि मैं केवल तुम्हारी आज्ञाओं को किनारे पर बैठकर सुन सकता हूं? राघवेंद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि तुम कुलपति का पद चाहते थे तो तुम मुझे बता सकते थे। तुम्हें मेरे अरविंद पर हाथ क्यों रखना पड़ा? तुम जानते हो कि वो मेरा जीवन है, लेकिन तुमने अपने भतीजे के साथ ऐसे क्रूर तरीके अपनाए।
यदि लिटिल मार्टिन युवा मास्टर दक्ष को कबीले में लाने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं होता तो लिटिल अरविंद को तुमने पहले ही मार दिया होता। तुमने उसे बड़ा होते देखा। तुम ऐसा कैसे कर पाए? तुमने मुझे पूरी जिंदगी दबा कर रखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बेटे को पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे द्वारा दबाकर रखने के लिए छोड़ देता? मुझे कुलपति बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को दूसरों से नीचे भी नहीं देख सकता, जयेश ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इस समय आरव ने बीच में ही टोक दिया। तुम्हारे उस बेटे में महत्वाकांक्षाएं बहुत है, लेकिन प्रतिभा कम है और उसमें नैतिकता और चरित्र की कमी है। क्या उसे कुलपति बनने देना पूरी जनजाति को रसातल की ओर नहीं ले जाएगा? लोग स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को अपने स्वार्थ से मत बांधो। जनजाति के दूसरे लोग निर्दोष हैं, उन्हें तुम्हारे स्वार्थ में क्यों खींच रहे हो? आरव के शब्दों ने जयेश के दुखते हुए घाव को छू लिया। वो आरव पर चिल्लाया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? थप्पड़। एक तीखी आवाज गूंजी। जयेश के चेहरे पर जोरदार वार हुआ। हालांकि युवान का थप्पड़ उसके लिए खुजली खुजलाने जैसा था, लेकिन शरीर से अपमान की ऐसी अनुभूति हुई। कितना बदबूदार मुंह है, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने, जयेश ने चिल्लाया। लेकिन यह सब व्यर्थ था। वो आरव को मार ही नहीं सकता था। कुलपति, इसे खत्म कर दो। ये आदमी में 1% का भी पश्चाताप नहीं है, आरव ने उदासीनता से कहा। लेकिन राघवेंद्र ने इस समय अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वो हिचकिचा रहे हैं। कुलपति अनिर्णयता हमेशा मुसीबत की ओर ले जाता है। इस तरह के व्यक्ति को छोड़ना अपने कबीले को पतन की ओर ले जाने के अलावा कुछ और नहीं है, आरव ने कहा। राघवेंद्र ने बहुत देर तक सोचा। गहरी सांस लेते हुए वो धीरे धीरे जयेश की ओर चल पड़ा। कुछ घंटे के बाद कुलपति महल के आंतरिक हॉल के अंदर राघवेंद्र अरविंद को आरव को गहरा प्रणाम करने के लिए ले आए। युवा मास्टर दक्ष की महान दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि युवा मास्टर दक्ष नहीं होते तो हम पिता और पुत्र शायद अप्रत्याशित आपदा का सामना कर रहे होते, राघवेंद्र ने कहा। अपने भाषण में राघवेंद्र आरव के प्रति सम्मान से भरे हुए थे। अन्य बातों की परवाह किए बिना बस उस अतुलनीय गहन व्यू रचना ने राघवेंद्र को अंतहीन भय से भर दिया। जयेश और उसकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। अगर लेसर कन्फाउंडिंग एरे के बिना इस बार निश्चित रूप से क्लाउड जनजाति में रक्त नदियों की तरह बहता। अब बिना दाग वाली तलवारों से अंदरूनी लड़ाई को हल करने में सक्षम होने के कारण यह स्वाभाविक रूप से एक सुखद अंत था। युवा मास्टर दक्ष की पुनरुत्थान की कृपा के लिए बहुत धन्यवाद, जिसके बारे में बोलते हुए हमारे क्लाउड परिवार के शिष्य ऊपर से नीचे तक युवा मास्टर दक्ष के बहुत अधिक ऋणी है। यह वास्तव में अरविंद को भयभीत करता है, अरविंद ने आगे कहा। आरव ने अपने हाथ हिलाए और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो मार्टिन को धन्यवाद दें। शुरू में मैं आपके इस परेशानी से परेशान होने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वो लड़का बहुत मूर्ख और भोला है जिसने मेरे सहानुभूतिपूर्ण हृदय को झकझोर दिया। वास्तव में मार्टिन आरव से बहुत बड़ा था, लेकिन आरव का उसे छोटा लड़का कहना वास्तव में कोई असामान्यता नहीं थी। जो भी हो, मेरे क्लाउड जनजाति के जीवन ऊपर से नीचे तक सभी युवा मास्टर दक्ष द्वारा बचाए गए थे। भविष्य में जब तक युवा मास्टर दक्ष के पास कोई निर्देश है, हमारी क्लाउड जनजाति निश्चित रूप से यदि आवश्यकता हुई तो अपने जीवन को देने में संकोच नहीं करेगी, अरविंद ने कहा। यह स्वीकार करना ही होगा कि ये अरविंद नोजेश से बहुत शक्तिशाली था। बात करते समय वो लोगों को वसंत की हवा जैसा एहसास कराता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो क्लाउड जनजाति की जूनियर पीढ़ी के दिलों को जीत सकता था। आरव ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुझे ट्रांसमिशन एरे उधार देना है। मैं थोड़ी जल्दी में हूं, इसलिए मैं देर नहीं करूंगा। चलो अब चलते हैं। कपविया परिवार के आसपास दोनों दुनियाओं के बीच का मार्ग पहले से ही बहुत घबराहट की स्थिति में था। लगातार लोग गश्त कर रहे थे। जीवन कपाड़िया मिलन कपाड़िया को साथ लेकर आए और अभी चक्कर लगा रहे थे। तभी जीवन कपाड़िया ने अचानक कहा, शाश्वत कपाड़िया को गए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन कोई खबर नहीं है। मैं थोड़ा चिंतित हूं। मिलन कपाड़िया चौंक गए और बोले, नहीं है ना बड़े भाई, शाश्वत कपाड़िया की ताकत बहुत ज्यादा है। वो ऐसे बदमाश से कैसे हार सकते हैं जो अभी अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुसा है? मुझे भी नहीं लगता कि इसकी बहुत संभावना है, लेकिन अगर वो उस आरव से निपट लेता तो उसे बहुत पहले ही लौट जाना चाहिए था। जीवन कपाड़िया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, या शायद रास्ते में किसी बात की वजह से उसे देरी हो गई हो। जीवन कपाड़िया ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें लॉर्ड पवन सम्राट को चेतावनी देने के लिए सेंट्रल कैपिटल में लोगों को भेजना चाहिए। मुझे लगता है कि कुलपति को पहले ही अग्रिम दल को बुला लेना चाहिए था। गुलामों का वो जत्था शायद पहले ही बिक चुका है। मिलन कपाड़िया,
मुझे इस यात्रा के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। मिलन कपाड़िया ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब मैं लॉर्ड पवन सम्राट को देखूंगा तो मुझे क्या कहना चाहिए? सच बताओ। लेकिन आपको लॉर्ड पवन सम्राट को इस खाड़ी की दुर्जेता के बारे में बताना होगा। लॉर्ड पवन सम्राट की बुद्धि के साथ एक छोटे से क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को पकड़ना स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुरंत निकल जाऊंगा। मिलन कपाड़िया ने भी पीछे नहीं हटा और बोलते हुए चले गए। विंड रेजिंग सिटी ये केंद्रीय राजधानी को घेरने और उसकी रक्षा करने वाले 4 महान शहरों में से एक था। लेवल 1 क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कई शहर अस्तित्व में हैं। प्रत्येक शहर में हवा को बाहर निकालने वाली संरचनाएं होंगी। शहरों में रहने वाले मार्शल कलाकार अंतहीन दुनिया से बहुत अलग नहीं थे। बस शहर के अंदर 1 इंच धरती, 1 इंच सोना था। साधारण मार्शल कलाकार शहर के अंदर की लागत को वहन नहीं कर सकते थे। परिधीय क्षेत्र में सभी ट्रांसमिशन सरणियों का अंतिम गंतव्य ये 4 महान शहर थे। विंड रेजिंग सिटी के एक रेस्तरां के अंदर एक युवक वर्तमान में आसपास के मार्शल कलाकारों की बातचीत सुनते हुए खा रहा था। क्या आप सभी ने सुना? 4000 वर्षों के बाद हमारी भयंकर आंधी दुनिया और अंतहीन दुनिया के बीच का क्षेत्र मार्ग आखिरकार खुल गया। एक मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने अपने साथियों को यह खबर बताई। एक बार जब उसने ऐसा कहा तो इसने तुरंत सभी की दिलचस्पी जगा दी। अंतहीन दुनिया? ये किस तरह की जगह है? बेवकूफ! चूंकि इसे दुनिया कहा जाता है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से हमारी भयंकर आंधी दुनिया की तरह एक छोटी दुनिया है। ये वास्तव में ये कैस है। इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में अब इस हवा और रेत में रहने की जरूरत नहीं है, है ना? हे, ये तो है ही। लॉर्ड पवन सम्राट ने कथित तौर पर अनंत दुनिया पर सामूहिक रूप से आक्रमण करने की तैयारी के लिए पहले से ही सेना तैनात कर दी है। उस समय न केवल हमें इस हवा और रेत में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम असीम सुंदरता और सार क्रिस्टल का आनंद ले सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग का आदमी पहले से ही सुंदर जीवन के बारे में कल्पना कर रहा था। आपको यह खबर कैसे पता? क्या यह विश्वसनीय है? बिल्कुल भरोसेमंद। मेरा बड़ा भाई सेंट्रल कैपिटल के बजाज परिवार में गार्ड है। 2 दिन पहले वो कुछ काम निपटाने के लिए विंड राइजिंग सिटी आया था और उसने मुझे ये खबर सुनाई। निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। मेरे भाई ने कहा कि बजाज परिवार ने 2 अंतहीन दुनिया दास भी खरीदे हैं। उनमें से प्रत्येक बहुत नाजुक और कोमल लग रहा था, हमारे भयंकर दुनिया के लोगों से कहीं बेहतर। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने शेखी बघारी। ये शब्द सुनकर एक तरफ खाना खा रहे युवक की आंखें अनायास ही चमक उठीं। ये युवक बिल्कुल आरव था, जो अभी कुछ समय पहले ही शहर में आया था। क्लाउड जनजाति को छोड़ने के बाद आरव और सर्किट कपाड़िया ने एक बार फिर बीच रास्ते से यात्रा की और कल ही विंड राइजिंग सिटी पहुंचे थे। आरव जानता था कि चायघर ऐसी जगह है जहां जानकारी एकत्रित होती है, इसलिए वो आज ये देखने आया था कि क्या वो एल्डर दयाराम और बाकी लोगों से संबंधित कुछ समाचार सुन सकता है। उसे लगता है कि उसने वाकई कुछ रोचक विवरण सुने हैं। बस इतना था कि ये खबर आरव के लिए अभी भी बहुत कम मूल्य की थी। सेंट्रल कैपिटल के पास पहुंचने के बाद आरव के लिए सर्किट कपाड़िया को इधर उधर ले जाना असुविधाजनक था। अगर कोई संयोग होता कि कपाड़िया परिवार के सदस्य वहां से नहीं गए होते और उन्हें पता चल जाता तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती। आरव ने चाय की चुस्की ली और उदास हो गया। इस सेंट्रल कैपिटल में विशेषज्ञ बादलों की तरह घूमते थे। अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचाना वास्तव में दिव्य क्षेत्र में चढ़ने जितना कठिन था। लेकिन पवन सम्राट के लिए 2 दुनियाओं के बीच युद्ध शुरू करने के लिए उसे बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को बाहर स्थानांतरित करना ही था, जिसमें टाइम लगेगा। ये आरव के लिए एक अवसर था। आरव अभी खुद से निराश हो रहा था जब उस टेबल पर बैठे लोग फिर से बातचीत करने लगे। बजाज परिवार की बात करें तो क्या आपने सुना है? बजाज परिवार की छोटी राजकुमारी कोयल बजाज पति खोजने के लिए एक मार्शल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली है। हमारे विंड रेजिंग सिटी में भी पंजीकरण स्थल है। मैंने सुना है कि कोयल बजाज स्वर की परी की तरह सुंदर है। अगर मैं उसके करीब आ जाऊं तो मैं वास्तव में स्वेच्छा से मर भी सकता हूं। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव था। बचाओ। जीवन साथी खोजने के लिए उनके परिवार की मार्शल प्रतियोगिता पहली शर्त 30 वर्ष से कम आयु की है। तुम पहले ही 30 से बाहर हो। एक और व्यक्ति ने एक झटका दिया। तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। मैंने अपने भाई को यह कहते हुए सुना कि उसने एक बार मिस कोयल बजाज को देखा था और वो तुरंत उसकी परी जैसी शक्ल देखकर दंग रह गया था। ऐसी सुंदरता क्या तुम नहीं चाहते? बकवास। सुंदर महिलाएं किसे पसंद नहीं होती? लेकिन वे और हम पूरी तरह से अलग दुनिया के लोग हैं। इन सड़े हुए विचारों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। वैसे भी जब समय आएगा तो मैं भी देखने मौज मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। इस समय आरव अचानक करीब आ गया और पूछा, ये बड़ा भाई बजाज परिवार जैसा इतना दुर्जेय परिवार
अपनी पत्नी को जीवन साथी खोजने के लिए मार्शल प्रतियोगिता क्यों आयोजित करनी पड़ी? उस अधेड़ उम्र के मार्शल कलाकार ने आरव की ओर एक नजर डाली और तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या क्या तुम भी इस ताकत के साथ मौज मस्ती में शामिल होना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। जीवन साथी खोजने की मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को कम से कम अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता होती है। ये दूसरा स्तर क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र, एक बार ऊपर चले जाओगे तो तुम्हें तुरंत दूसरों द्वारा पीटा जाएगा। आरव ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई को गलतफहमी हो गई है। आपका ये छोटा भाई शहर से बाहर का है और राजधानी के मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं और ज्यादा समझना चाहता हूं। ये भी दुनिया को देखने के जैसे बराबर है। जैसे ही उसने कहा, आरव ने एक मध्यम श्रेणी का सार क्रिस्टल निकाला और उसे मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार के हाथ में थमा दिया। उस अधेड़ मार्शल आर्टिस्ट की भौहें ऊपर उठ गई और वो तुरंत मुस्कुराते हुए चेहरे पर आ गया और बोला, हाँ, युवा लोगों के लिए दुनिया को और अधिक देखना वाकई अच्छी बात है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये भी सही व्यक्ति से पूछने के बराबर है। बजाज परिवार राजधानी में एक दूसरे दर्जे का परिवार है। शक्ति के मामले में वे पहले दर्जे के परिवार, खत्री परिवार और पटेल परिवार से कमतर है। 1 साल पहले खत्री परिवार और पटेल परिवार ने एक ही समय में बजाज परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस कोयल बजाज से शादी करने की इच्छा रखते हुए बजाज परिवार ने उनमें से किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसे अब तक खींचा जहां इसे अब और नहीं खींचा जा सकता। इसलिए वे केवल जीवन साथी खोजने की मार्शल प्रतियोगिता आयोजित करने की इस रणनीति के साथ आ सकते थे, जबकि ये जीवन साथी खोजने की मार्शल प्रतियोगिता है। सच में क्या ये अभी भी 2 खत्री परिवार और पटेल परिवार के बीच संघर्ष नहीं है? साधारण मार्शल आर्टिस्ट 2 परिवारों के लिए कैसे प्रतिद्वंदी बन सकते हैं? आरव ने कुछ सोचा और कहा, फिर बड़े भाई ने जो कहा उसके अनुसार क्या इस सादी मार्शल प्रतियोगिता में शामिल होना सजावटी नहीं हो गया? कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना? है। आपने गलत अनुमान लगाया है। क्या आप इस सड़क को युवा पुरुषों से भरा हुआ नहीं देख रहे हैं? वे सभी कोयल बजाज को निशाना बना रहे हैं। अधेड़ उम्र के मार्शल कलाकार ने ठहाका लगाते हुए कहा, आप इसे नहीं समझते, है ना? कोयल बजाज को राजधानी में 2 परी में से एक के रूप में जाना जाता है। कौन सा आदमी उसकी सुंदरता को प्राप्त नहीं करना चाहता है, भले ही वे जानते हों कि वे सिर्फ एक फॉइल के रूप में सेवा कर रहे हैं। जब तक वे सही उम्र के मार्शल कलाकार हैं, वे बत्तखों के झुंड की तरह पीछा करेंगे। इसके अलावा हमारे जैसे मार्शल कलाकारों के लिए एक बार जब हम कोयल बजाज से शादी करते हैं तो ये एक ही चाल में आसमान तक उड़ने की मौका है। आपको क्या लगता है कि वे भाग लेंगे या नहीं? पता चला कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आरव के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ सीखा हो। हाँ, नौजवान, तुमने अभी अभी वाइन राइजिंग सिटी में प्रवेश किया है। हालांकि तुम्हारी ताकत अभी भी अच्छी है, फिर भी सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अन्यथा तुम बिकने के बाद लोगों के लिए पैसे भी गिनते रहोगे। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने फिर ठहाका लगाया। आरव मुस्कुराया और सहमत हो गया। उसे बहस करने का मन नहीं था। उसने पहले ही वो सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी जो उसे चाहिए थी, और राजधानी के गुट विभाजन की भी उसे प्रारंभिक समझ थी। इन लोगों के हिसाब से यह प्रथम श्रेणी का परिवार राजधानी में शीर्ष स्तर का प्रमुख प्रभाव होना चाहिए। बजाज परिवार जैसे लोगों के लिए वे एक स्तर कमजोर हो सकते हैं। जहां तक जीवन साथी को मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने की बात है, आरव के पास स्वाभाविक रूप से भाग लेने की योजना नहीं थी। वो ऐसी महिला से शादी नहीं करना चाहता था जिसे वो नहीं जानता था। हालांकि वो जानता था कि अगर वह गया तो उसे निश्चित रूप से प्रथम स्थान मिलेगा। भयंकर आंधी दुनिया में 30 वर्ष से कम आयु के मार्शल कलाकार सबसे पहले स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में थे। आरव की वर्तमान ताकत के साथ ये अभी भी एक प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक था। सराय से निकलते हुए आरव ने अब विंड रेजिंग सिटी में रहने की योजना नहीं बनाई और सीधे शहर से बाहर राजधानी की दिशा में निकल पड़ा। लेकिन लंबी यात्रा से पहले रास्ते में एक सुनसान स्थान पर अचानक 3 व्यक्ति आरव के सामने दिखाई दी। हैं, लड़के, सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। ये वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार थे जिन्होंने आरव के मध्यम अग्रेड सार क्रिस्टल को लेकर इंफॉर्मेशन दी थी। तीनों लोग सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, लेकिन यह देखकर कि आरव अकेला था, दुष्ट इरादे उमड़ पड़े। इन तीनों साथियों के प्रति आरव ने स्वाभाविक रूप से इसे दिल पर नहीं लिया। उसने बेपरवाही से कहा, हाँ, ये बड़ा भाई मुझे यहां रोककर शराब पीने के लिए आमंत्रित करने के बारे में नहीं सोच रहा है ना? वो बच्चा क्या कह रहा है? उसने कहा कि मैं उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित करूं? बेटा, क्या तुम सच में मूर्ख हो या मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? अपने शरीर पर मौजूद सभी सार क्रिस्टल और खजाने सौंप दो और मैं तुम्हें एक अक्षुण्ण लाश में छोड़ सकता हूं। अधेड़ मार्शल कलाकार ने भयंकर रूप से चिल्लाया।
आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम मुझे मार डालोगे। मैं उन्हें तुम्हें क्यों दूं? अधेड़ मार्शल कलाकार दंग रह गया और उसे लगा कि यह सच है। इस तरह की धमकी भरे शब्द सुनने पर बेवकूफी भरे लगते हैं। हे बच्चे, समझा करो, बात मानोगे तो शांति से स्वर्ग जा पाओगे, इसलिए जल्दी से अपने ऊपर मौजूद सभी सार क्रिस्टल सौंप दो। ये बोलते हुए एक लुटेरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरव से मांग की। आरव कहा, मुझे ये वाक्य ज्यादा पसंद आया। ये बोलते हुए आरव ने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ जैसे कि वो वास्तव में उन्हें देने जा रहा था। ये देखकर एक अधेड़ मार्शल कलाकार के चेहरा प्रसन्नता से भर गया और उसने कहा, छोड़ो, तुम आज्ञाकारी हो, हम तुम्हें नहीं मरेंगे। और हाँ बेटा, अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो अपनी संपत्ति का खुलासा न करने के सिद्धांत को याद रखना, समझे? मैंने तुम्हें सराय में पहले ही बता दिया था कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आरव मुस्कुराया और मजाक किया, बड़े भाई मजाक कर रहे होंगे। अगर मैं तुम्हारी तरह सीखता तो क्या मैं सीखते सीखते और भी मूर्ख नहीं बन जाता? यह सुनकर मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक दुर्भावनापूर्ण दिखने वाला सिलहुट दिखाई दिया। यह बिल्कुल सर्किट कपाड़िया था। सर्किट कपाड़िया को देखकर तीनों लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। 3 प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र बनाम एक तृतीय स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र। उन्हें जीतने की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार का चेहरा उतना ही आकर्षक था जितना हो सकता था। उसने कराहते हुए कहा, छोटे भाई, हमारी आंखें हैं लेकिन हम आपको नहीं पहचान सकते। हम गलत थे, हम अभी चले जाएंगे। सर्किट कपाड़िया की आकृति आगे बढ़ी और उनका रास्ता रोक दिया। आरव ने इत्मीनान से कहा, आपको जाने की अनुमति किसने दी? आप सभी मूर्ख हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की तरह मूर्ख मत समझिए, ठीक है? अगर आप सभी चले गए और ये खबर फैला दी कि मेरे पास एक स्थानिक आत्मा कलाकृति है, तो क्या दुनिया में हर कोई मेरा शिकार नहीं करेगा? आरव कहा, आप क्या चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने हकलाते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, लोगों को मारने और लूटने जैसी चीजें आप लोगों ने कई बार की है ना? बस आज मर जाओ। एक मध्य आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने यह सुनकर आरव के ऊपर एक क्रूर नजर डाली। मुझे विश्वास नहीं होता कि तीसरे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट हम तीनों को अकेले रोक सकता है। भाइयों, अलग अलग हो जाओ और आगे बढ़ो। जो भी बच जाएगा वो चला जाएगा। अगर मैं मर गया तो बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए मेरे बड़े भाई को खोजने के लिए राजधानी जाओ। बात खत्म होने के बाद तीनों लोग अलग अलग भाग गए, लेकिन सर्किट कपाड़िया की हरकतें उनकी तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत तेज थी। उसने अपनी चाल चलते ही बाकी 2 लोगों को पीछे कर दिया। केवल वो अधेड़ मार्शल कलाकार बच गया। जब अधेड़ मार्शल कलाकार ने स्थिति देखी तो वो बहुत खुश हुआ और भागने के लिए अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन ठीक इसी समय अचानक खतरे की घंटी बज उठी और फिर उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी स्थिति दिखाई दी। आरव वास्तव में भगवान जाने कब से उसके सामने आ गया था। तुम कैसे मेरे सामने आ गए? अधेड़ मार्शल कलाकार के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। दूसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? बस ऐसे ही आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अधेड़ मार्शल कलाकार ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मौत की तलाश में। बात खत्म करते ही एक हथेली आरव की ओर कट गई, लेकिन आरव उसके सामने से ऐसे ही गायब हो गया। पवन अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने अपने पीछे से केवल एक चीख सुनी, फिर वो बेहोश हो गया। आरव ने शक्ति को कंट्रोल किया और उसे नहीं मारा। वो मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार के सामने आया, अपनी दिव्य भावना को मुक्त किया और बलपूर्वक दूसरे पक्ष की चेतना के सागर में डूब गया। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने एक दबी हुई कराह निकली, लेकिन आरव ने बिना किसी प्रतिरोध के उसकी आत्मा की खोज की। आत्मा की खोज जबरदस्ती गुलाम मुहरों से भी अधिक अत्याचारी थी। आत्मा की खोज के बाद मार्शल कलाकार की दिव्य आत्मा टुकड़ों में कट जाती और वो मूर्ख बन जाता, लेकिन आरव का कोई इरादा नहीं था कि वो आसानी से चले। इस मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार की शक्ल देखकर उसने संभवतः बहुत सी डकैतियां की होंगी। अगर वो मर गया तो मर गया, दया करने की कोई बात नहीं। वास्तव में आरव ने अपनी यादों से देखा कि इस बंदे ने बहुत से बुरे काम किए हैं। ये 10 बार मरने के लिए पर्याप्त था। आरे उसका भाई वास्तव में कीमियागरों को खोजने गया था। बजाज परिवार कीमियागरों की खोज कर रहा है। ये मेरा पुराना पेशा है, मैं इसे आजमा सकता हूं। इस बंदे ने खुद को मेरे द्वार पर भेजकर मुझे मुसीबत से बचाया, आरव ने भावुक आह भरते हुए कहा। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार की यादों से आरव ने सेंट्रल कैपिटल में गुटों के वितरण को लगभग समझ लिया। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार की पहचान के साथ वो उन चीजों को नहीं समझता था जो बहुत विस्तृत थी।
इसने आरव को उसके दिल में कमोबेश कुछ आधार रेखा दी। सेंट्रल कैपिटल के गुट जटिल और पेचीदा थे, लेकिन कुल मिलाकर वे पहले दर्जे के परिवार, दूसरे दर्जे के परिवार, तीसरे दर्जे के परिवार के साथ साथ कुछ छोटे परिवार में विभाजित थे जो पहचान नहीं बना पाए। इसके अलावा अभी भी कुछ बड़े गुट थे जो प्रथम श्रेणी के परिवारों से कमतर नहीं थे, जैसे कि ट्रेजर टॉवर जैसा एक प्रमुख व्यापारी संघ। बेशक सबसे ज्यादा जिस प्रभाव को भड़काया नहीं जा सका वो था सैन्य गुट। पवन सम्राट के पास 3 प्रमुख लौ रक्षक थे। पहला स्विफ्ट विंड गार्ड था, दूसरा शैडो विंड गार्ड था, तीसरा सबसे रहस्यमयी आर्क विंड गार्ड्स था। लेकिन ये 3 प्रमुख लौ रक्षक आमतौर पर शहर के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करते थे। वे ज्यादातर खेती कर रहे थे। ऐसा विशाल ढांचा वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। आरव चुपके से आहे भरने से खुद को नहीं रोक सका। जब भयंकर आंधी दुनिया के ये योद्धा अंतहीन दुनिया में कदम रखेंगे तो अंतहीन दुनिया उनका सामना कैसे कर सकती थी। बेशक अंतहीन दुनिया के बारे में आरव की समझ भी उतनी गहरी नहीं थी। शायद उत्तरी डोमेन में भी बहुत शक्तिशाली गुट थे। किसी भी तरह अगर आकाश गिर गया तो शक्तिशाली लोग उसका समर्थन करेंगे। उसे बस अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचाना था और उन्हें अंतहीन दुनिया में वापस लाना था। भविष्य के मामलों के लिए भविष्य में फिर से तय करें। जब आरव ने मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार नेरे से निपटना समाप्त किया तो सर्किट कपाड़िया ने अभी अभी 2 लोगों की देखभाल समाप्त की थी। इन 2 लोगों के लिए आरव ने स्पष्ट रूप से उन्हें जीवित छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। उसने सीधे उन्हें मार डाला और आग में जलाकर नष्ट कर दिया। एक दिन बाद आरव अंततः स्वयं ही केंद्रीय राजधानी के बाहर पहुंच गया। यहां तक कि आरव भी केंद्रीय राजधानी के शानदार माहौल से बेहद हैरान थे। दूर से देखने पर यह एक प्राचीन विशालकाय जानवर की तरह लग रहा था जो एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जिससे लोग श्रद्धा और पूजा में डूब जाते थे। ये सभी भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के लिए पवित्र भूमि थी। इसलिए नहीं कि यहां एक शहर था, बल्कि इसलिए भी कि इस जगह पर पवन सम्राट था। असीम क्षेत्र की शक्ति भयंकर आंधी दुनिया में एक ईश्वरीय अस्तित्व थी। हालांकि आरव के मन में पवन सम्राट के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा और आदर नहीं था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वो पवन सम्राट के सामने एक चींटी की तरह अस्तित्व में था। जब वो राजधानी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाला था, आरव को जल्दी ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। शहर में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकार वास्तव में एक लंबी लाइन में कतार में खड़े थे। ये शहर से कई मील से अधिक की दूरी पर था। आरव की दृष्टि बहुत अच्छी थी। उसने देखा कि गेट के प्रवेश द्वार पर लोग गहनता से जांच कर रहे थे। आरव भी कतार में शामिल हो गया। उसने एक मार्शल कलाकार से धीरे से पूछा, ये बड़े भाई, छोटे भाई का राजधानी में पहली बार आना हुआ है। क्या यहां हमेशा से ही इतनी कड़ी जांच होती रही है? अगर वे इसी तरह जांच करते रहे तो हम भी रात होने तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस मार्शल कलाकार के चेहरे पर भी असंतोष था और उसने कहा, अरे इसकी बात मत करो। पहले इतनी सख्ती से जांच कैसे हो सकती थी? राजधानी में हर दिन कितने लोग आते जाते हैं? क्या एक एक करके जांच करने से शहर के पहरेदार थक नहीं जाएंगे? लेकिन भगवान जाने इन 2 दिनों में क्या हुआ। अचानक सख्ती हो गई। कहते हैं कि दूसरी दुनिया का जासूस अंदर घुस आया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बकवास है? हम जैसे लोग जो अक्सर शहर में आते जाते रहते हैं, उन्हें कितना समय बर्बाद करना पड़ता है? उस मार्शल कलाकार ने बहुत शिकायत की। लेकिन जब आरव ने यह सुना तो वो मन ही मन बहुत घबरा गया। दूसरी दुनिया का जासूस, क्या इसका मतलब वो नहीं था? क्या ये कपाड़िया परिवार जनजाति हो सकती है? केवल कपाड़िया जनजाति को ही पता था कि वो जाल से छूटी ये मछली भयंकर आंधी दुनिया में प्रवेश कर गई है। स्वाभाविक रूप से केवल वही राजधानी की ओर से सूचित करेंगे। अब इस पर ताला लगाते हुए शाश्वत कपाड़िया की मृत्यु की खबर पहले ही कपड़िया जनजाति को वापस भेज दी गई थी। अन्यथा वे इतने सारे लोगों को जुटाते नहीं और राजधानी को विशेष रूप से सूचित नहीं करते। चूंकि राजधानी को पहले से ही पता था कि वो आया था, इसलिए कतार में बने रहना जाल में चलने के बराबर था। आरव स्पष्ट रूप से इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। वो बड़बड़ाया, ये कतार बहुत लंबी है। मैं कल तक कतार में लगकर भी राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकता। आरे, मूल रूप से मैं अपने अनुभव को समृद्ध करने के लिए राजधानी में प्रवेश करना चाहता था। अब इस समय को बर्बाद नहीं करूंगा। बात खत्म हुई। आरव मुड़ा और चला गया। कतार बहुत लंबी होने के कारण कई लोग थे जो आरव की तरह शिकायत करते हुए चले गए। वो स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान भी आकर्षित नहीं करेगा। आरव इत्मीनान से राजधानी से दूर दिशा में चला गया और उसके सिर में अनजाने में दर्द होने लगा। निरीक्षण बहुत सख्त था। वो राजधानी में कैसे प्रवेश करेगा? फिर भी आरव भेष बदलने में सबसे कम कुशल था। अन्यथा अगर वो अपना रूप बदलता तो उसे लगता कि कपाड़िया परिवार जनजाति के लोग भी उसे नहीं पहचान सकते। लेकिन अब
उसने केवल अपने रूप को थोड़ा सा बदला था। वे तेज तर्रार लोग उसे एक नजर में पहचान सकते थे। आरव स्वाभाविक रूप से ये जोखिम नहीं उठा सकता था। ठीक है, तभी दूर से एक घोड़ा गाड़ी आती दिखी। एक नजर में ही पता चल गया कि ये एक बड़े परिवार की युवती है जो अपनी यात्रा से लौटी है। आरव के दिमाग घूम गए और उसके दिमाग में एक विचार आया। वो एक सुनसान इलाके में आया और ब्रेव को बाहर जाने दिया। ब्रेव को स्पष्ट रूप से स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर रहना पसंद नहीं था। हर बार जब वो बाहर आता तो वो इधर उधर मौज मस्ती करता रहा, लेकिन आरव के पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था। उसे स्थिर रखते हुए उसने कहा, ब्रेव, अब समय आ गया है कि तुम अपना व्यक्तिगत करिश्मा दिखाओ। थोड़ी देर में मैं स्थानिक आत्मा कलाकृति में प्रवेश करूंगा। तुम मुझे साथ लेकर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर कूद जाओ। अंदर मौजूद युवती को शहर में लाने के लिए उसे मनाने के तरीके सोचो, समझे? हालांकि ब्रेव बोल नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत होशियार था। वो आरव की सारी बातें समझ सकता था और उसने तुरंत अपना छोटा सा बाघ सिर हिलाया। आरव को डर था कि ब्रेव अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करेगा और उसने फिर से आग्रह किया, छोटी सी बात है, बड़े भाई का जीवन तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने गड़बड़ की तो बड़े भाई भविष्य में तुम्हारे खाने के लिए और कोई कैंडी नहीं बना पाएंगे। दरअसल एक बार जब आरव ने ऐसा कहा तो ब्रेव का पूरा शरीर कांप उठा। आरव ने जिस कैंडी की बात की वो स्वाभाविक रूप से औषधीय गोलियां थी। जब से ब्रेव ने आरव का अनुसरण किया, वो हमेशा कैंडी की तरह खेती की औषधीय गोलियां खाता रहा था। चाहे वो कितनी भी खाए, वो उन सभी को पचा सकता था। ये ठीक इसी वजह से था कि ब्रेव की खेती की गति बेहद चौंकाने वाली थी। वो पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था और जल्द ही तीसरे स्तर राक्षसी जानवर स्तर पर पहुंचने वाला था। ऐसी खेती की गति पूरी तरह से स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, जब तक कि राक्षसी जानवरों के बीच इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसलिए आरव की इस धमकी ने तुरंत ब्रेव को हिम्मत दे दी। जब वो घोड़ा गाड़ी शहर में जाने वाली थी तो आरव ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और स्थानिक आत्मा कलाकृति में प्रवेश कर गई। ब्रेव अपने साथ धूल जैसी स्थानिक आत्मा कलाकृति लेकर आया, जो बहती हुई रोशनी की धारा में बदल गई और बाहर निकल गई। पलक झपकते ही ब्रेव घोड़ा गाड़ी की खिड़की की जाली से अंदर घुस गया। गाड़ी के अंदर 2 महिलाएं थी। ब्रेव के झुंड को भागते हुए अंदर आते देख वे अनजाने में डर से चीख उठीं। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि ये एक बहुत ही प्यारा बिल्ली का बच्चा था, तो वे दोनों एक पल में नर्म हो गए। ठीक इसी समय गाड़ी के पर्दे एक झटके से अलग हो गए और एक सुंदर आदमी ने अपना सिर अंदर किया और पूछा, लावण्या, तुम ठीक हो? इस समय लावण्या देसाई ने पहले से ही व्हाइट लाइट को अपनी स्कर्ट के नीचे छिपा रखा था। उस आदमी ने बिल्कुल भी नहीं देखा। भयानक बात यह थी कि आरव को डर था कि कोई दुर्घटना हो जाएगी और वो पूरे समय स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर से बाहर की स्थिति को देख रही थी। वर्तमान में ब्रेव को लावण्या देसाई ने अपनी स्कर्ट के नीचे रखा था। आरव ने स्कर्ट के अंदर का पूरा नजारा देखा। यह वास्तव में बहुत सुंदर था, जिससे आरव को नाक से खून बहने का आवेग हो गया। कुछ नहीं, अभी अभी एक कीड़ा उड़कर आया था, लावण्या देसाई ने कहा। ओह, तो ये ठीक है, तुम लड़कियां चुपचाप बैठो, हम शहर में प्रवेश करने वाले हैं, उस आदमी ने कहा, जिसने फिर गाड़ी के पर्दे खींचे। लावण्या देसाई ने इस समय केवल अपनी स्कर्ट के नीचे से ब्रेव को बाहर निकाला और चरम पर प्रसन्न हुई। ये छोटा सफेद बाघ कहां से आया? ये वाकई बहुत प्यारा है। लावण्या देसाई ने अपना चेहरा ब्रेव से रगड़ने के लिए इस्तेमाल किया। ब्रेव सहज रूप से चकमा देना चाहता था, लेकिन आरव के शब्दों के बारे में सोचते ही उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने प्यारे चेहरे का इस्तेमाल करके उसे रगड़ दिया। इस समय ब्रेव ने अपनी पूरी ताकत से अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह, जो कि सबसे ज्यादा प्यारा था। लावण्या देसाई तुरंत ही ब्रेव से मोहित हो गई और उसे गले लगा लिया। उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। वो उसे थोड़ी देर तक चूमता रहा, थोड़ी देर तक रगड़ता रहा और थोड़ी देर तक खरोंचता रहा, जिससे ब्रेव को लगभग टूटने का आवेग हो गया। एक महान दिव्य पशु संतान को वास्तव में दूसरों द्वारा पालतू जानवर की तरह माना गया। एक गर्वित दिव्य पशु इस आघात को कैसे सहन कर सकता है? ठीक इसी समय बाहर से बातचीत की आवाजें आईं। ये हमारा यात्रा परमिट है, जल्दी से हमें जाने दो, किसी ने कहा। यह वही आदमी था। गार्ड ने कुछ पल सोचा और सीधे उन्हें जाने दिया। जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे राजधानी में घुसती गई, आरव की कसी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ गई। तुम्हारा नाम क्या है? भोला। अब से तुम मेरे पीछे आओगी, ठीक है? भोला। ब्रेव कांप उठा। लावण्या, हम पहुंच गए हैं। ठीक उसी समय घोड़ा गाड़ी अचानक रुक गई। बाहर से एक आदमी की चीख सुनाई दी। लावण्या देसाई ब्रेव को चिढ़ाने में व्यस्त थी और जब उसने ये पुकार सुनी तो वो चकित हो गई। लेकिन जब वो चकित थी, तभी ब्रेव ने फुसफुसाते हुए उसके हाथों से खुद को छुड़ाया और एक बार फिर
खिड़की की जाली से बाहर छलांग लगा दी। अरे नहीं, उस छोटे सफेद बिल्ली की चाल बहुत तेज थी। मैं वास्तव में उसे पकड़ नहीं पाया। लावण्या झल्ला गया। ठीक इसी समय गाड़ी के पर्दे हटा दिए गए, जिससे एक सुंदर आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसने कहा, लावण्या, हम पहुंच गए हैं। लावण्या के पास अभी ब्रेव के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। वो केवल झुककर गाड़ी से उतर सकती थी। सातवें राजकुमार देवरूप को बहुत बहुत धन्यवाद। इन कुछ दिनों में बहुत अच्छा समय बीता, लावण्या ने कहा। हाँ, राजधानी में 2 परी में से एक के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने में सक्षम होना सौभाग्य की बात है। ये सुनकर लावण्या देसाई ने कहा, ये मेरा सम्मान है राजकुमार। राजकुमार, ये लावण्या एक सामान्य महिला है। मैं राजधानी की कोई परी लड़की कैसे हो सकती हूं? ये सब कुछ दखलंदाज लोगों का खेल है, लावण्या ने उदारता से कहा। लेकिन सातवें राजकुमार ने हंसते हुए कहा, लावण्या बहुत विनम्र है। चूंकि मैंने लावण्या को यहां भेज दिया है, मैं अब तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। अंकल देसाई को मेरा अभिवादन भेजने में मेरी मदद करो। यह सुनकर लावण्या ने मधुर मुस्कान देकर बोली, अलविदा सातवें राजकुमार। सातवें राजकुमार को अपनी आंखों से विदा करते हुए लावण्या की निगाहें इधर उधर घूमने लगी। लेकिन ब्रेव की आकृति अभी भी कैसे थी? एक सुनसान कोने में आरव ने खुद को प्रकट किया। उसने ब्रेव के छोटे से सिर को जोर से रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारे परिवार का ब्रेव प्यारा व्यवहार करता है तो वास्तव में कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। ब्रेव एक तरफ कूद गया और आरव पर अपने दांत दिखाए। बहुत स्पष्ट रूप से वो घटना पहले से ही उसके लिए चिरस्थायी दर्द बन गई थी। वो एक दिव्य जानवर था, एक दिव्य जानवर। आरव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। इस बार अच्छा किया, मैं तुम्हें बाद में खाने के लिए कैंडी दूंगा। यह सुनकर ब्रेव प्रसन्न हुआ। बस इतना ही था कि जब आरव ने उसे स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर जाने के लिए कहा तो उसने किसी भी तरह से अंदर जाने से इनकार कर दिया। आरव असहाय था और उसे अपने साथ ही ले जा सकता था। आरव ने पहले भी उस मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार की यादों को खोजा था। उसकी यादों का अनुसरण करते हुए आरव ने आखिरकार बजाज परिवार की महल को खोज निकाला। हर्बल खुशबू की लहरों को सूंघते हुए आरव को अनजाने में सुगंधित औषधि मंडप के दिन याद आ गए। पता नहीं पिता और मां अब ठीक है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे उत्तरी डोमेन में कहाँ गए थे। इस बार वापस जाते हुए उन्हें उत्तरी डोमेन में खोजने का समय आ गया है, आरव ने खुद से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद आरव ने बजाज परिवारिस महल की एक इमारत में कदम रखा। भयंकर आंधी दुनिया का मार्शल युग बेहद समृद्ध था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उनके कीमिया पथ और संरचना पथ सभी बहुत कमजोर हो गए थे। अंतहीन दुनिया की तुलना में वे इन पहलुओं में बहुत कमजोर थे। हालांकि मार्शल कलाकारों की जड़ अभी भी उनके अपने शरीर की ताकत थी, इसलिए भयंकर आंधी दुनिया के मूल निवासियों की हड्डियों में आक्रामक स्वभाव अभी भी बहुत मजबूत था। इसलिए जब उन मार्शल कलाकारों ने सुना कि क्षेत्र मार्ग एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करना था, और जो कुछ भी उनके पास नहीं था उसे पूरा करने के लिए लूट लेना था। तभी आरव को एक आवाज सुनाई दी, वो भाई, वहां टियर 3 औषधीय गोलियां बहुत महंगी है। आपको देखकर नहीं लगता है कि आपके पास पैसे हैं? वहां मत जाओ, एक दुकान के सहायक ने सिर ऊंचा करके उससे कहा। ठीक उसी समय जब आरव ने दरवाजे में प्रवेश करने वाला था, आरव ने जो कपड़े पहने थे वे सर्किट कपाड़िया ने उसके लिए तैयार किए थे। जिस स्थान पर कपाड़िया परिवार जनजाति निवास करती थी, वहां से स्वाभाविक रूप से वो कोई बढ़िया कपड़े नहीं ला सकता था। राजधानी में दुकान के सहायक सभी ऐसे लोग थे जिनकी आंखें सिर के ऊपर तक बढ़ गई थी। आरव की शक्ल सूरत पर एक नजर डालते ही वे समझ गए कि वो परिधि से आया है। स्वाभाविक रूप से उनका रवैया अच्छा नहीं था। इसके अलावा ठीक इसलिए क्योंकि भयंकर दुनिया की औषधीय गोलियां कम थी, इसलिए वे और भी ज्यादा कीमती लग रही थी। औषधीय गोलियां बेचने वाली ये दुकानें स्वाभाविक रूप से बहुत मांग में थी। जहां तक उनके रवैये का सवाल है तो ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा नहीं था। आरव ने लापरवाही से एक कांस्य टोकन फेंका और कहा, क्या मैनेजर यहां है? मैं बजाज परिवार के अतिथि किमियागार अनुचर के लिए भर्ती होने आया हूं। यह कांस्य टोकन आरव को उस अधेड़ मार्शल आर्टिस्ट की स्टोरेज रिंग में मिला था। यह अतिथि अनुचर के रूप में भर्ती होने का टोकन था। अतिथि रिटेनर? सहायक ने आरव को संदेह भरी निगाहों से देखा और तिरस्कार भरी नजर से कहा, एक ऐसा बदमाश जिसके बाल भी पूरी तरह से नहीं बढ़े हैं, वो यहां आकर अतिथि अनुचर के रूप में भर्ती होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम जानती हो कि गोली भट्टियों के लिए आग कैसे जलाई जाती है? क्या तुम सोचती हो कि तुम मिस कोयल हो? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैनेजर बहुत व्यस्त है और उसके पास तुम्हारे जैसे बच्चे पर बर्बाद करने का समय नहीं है। जैसे ही उसने कहा, सहायक आरव को धक्का देने वाला था। उसने बल लगाया लेकिन खाली जगह को धकेल दिया। अभी आरव उसके पीछे आ चुका था
और उसने हल्के से उसकी पीठ को धक्का दिया। धमाका। सहायक का चेहरा सीधे दरवाजे पर जा लगा। आउच! बदमाश, तुमने बजाज परिवार के फोर्सीज बिल्डिंग में धक्का मुक्की करने की हिम्मत की। लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, सहायक ने कहा, और उसने अपने चेहरे को छुआ जो दर्द दे रहा था। यह सहायक आत्मा संघनन क्षेत्र में था। यह चोट स्वाभाविक रूप से उसके लिए कुछ खास नहीं थी। हर दिन अनगिनत लोग फोर्सीज बिल्डिंग में आते जाते रहते थे। बजाज परिवार के सहायक के रूप में उसका घमंड आसमान छू रहा था। आरव मुस्कुराया और कहा, लगता है कि तुमने पहले कभी किसी से इस तरह से मुक्का नहीं खाए थे। एक कीमिया सम्राट की गरिमा को एक छोटे से क्लर्क द्वारा कैसे ठेस पहुंचाई जा सकती है? आरव बस कुछ छोटी मोटी सजा दे रहा था। यह पहले से ही दया दिखाने के बारे में सोचा गया था। लेकिन इस तरफ हो रहे हंगामे ने पहले ही लोगों के एक बड़े समूह का नजर खींच ली थी। सहायक ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, गार्ड कहाँ है? आखिर गार्ड कहाँ चले गए? कोई तमाशा कर रहा है, तुम उसे नीचे क्यों नहीं ले जा रहे हो? ये चिल्लाते ही 2 लेट स्टेज क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के गार्ड अचानक प्रकट हुए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ? एक बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी जल्दबाजी के बाहर आया। सहायक ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, मैनेजर डेविड, यह बदमाश जानबूझकर यहां परेशानी खड़ी करने आया है। मैंने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गया, और यहां तक कि उसने मुझ पर हमला भी कर दिया। मैनेजर डेविड का चेहरा उतर गया और उसने आरव से पूछा, क्या ऐसी कोई बात थी? आरव ने शांत भाव से कहा, मैं बजाज परिवार के अतिथि किमिया अनुचर के रूप में भर्ती होने आया था। उसने मुझे जाने के लिए कहने से पहले मेरा परीक्षण भी नहीं किया। क्या यह बहुत दूर की बात नहीं है? सहायक ने झिझकते हुए कहा, मैनेजर डेविड, यह बदमाश अधिकतम 16 वर्ष का है। भले ही उसने अपनी मां के गर्भ में कीमिया सीखना शुरू कर दिया हो, लेकिन महान उपलब्धियां प्राप्त करना भी असंभव है ना? यह बदमाश सोचता है कि वो मिस कोयल है, जो छोटी उम्र में कीमिया ग्रैंडमास्टर के मानक रखता है। वो स्पष्ट रूप से यहां परेशानी पैदा करने के लिए है। सहायक ने जो शब्द कहे वे वास्तव में आलोचना का कारण नहीं था। आरव की उम्र के साथ कीमिया पथ में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना मूल रूप से असंभव था। तुम क्या कहते हो, युवक? यह मैनेजर डेविड एक शांत व्यक्ति था और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता था। कौन उम्मीद कर सकता था कि आरव बहुत शांति से एक बैज निकालेगा और उसे अपनी छाती पर पहनेगा? यह एक निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर बैज। मैं वास्तव में कीमियागर हूं। मैं यहां आपकी टांग खींचने नहीं आया हूं, आरव ने शांत भाव से कहा। जब आसपास के दर्शकों ने यह दृश्य देखा तो वो सब अबाक रह गए। क्या यह युवक मूर्ख बनने आया था? एक निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर भी बजाज परिवार के अतिथि अनुचर के लिए पंजीकरण करने की हिम्मत कर सकता है? यह सुनकर खांसी, बहुत समय से कीमियागर एसोसिएशन में टेस्ट देने नहीं गया हूं। मैं बस अपनी पहचान बता रहा हूं। जहां तक मेरे पास योग्यता है या नहीं, बस टेस्ट करके बताइए, आरव ने समझाया। हाँ, मेरी राय में उसे निश्चित रूप से स्वामी परिवार ने जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए भेजा है, सहायक ने मजाक उड़ाया। रैंक बढ़ाने के बाद एक कीमियागर सबसे पहले अपनी रैंक से संबंधित बैच के लिए परीक्षा पास करने के लिए कीमियागर एसोसिएशन में जाता है। इसलिए जिस तरह से क्लर्क ने इसे देखा, आरव केवल यहां गड़बड़ी पैदा करने के लिए आया था। लेकिन मैनेजर डेविड ने आरव से कहने से पहले कुछ देर तक सोचा, युवक, क्या तुम अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त कर सकते हो? बेशक मैं कर सकता हूं, लेकिन यह यहां दिखाना जरूरी नहीं है ना? आरव को बंदर की तरह देखा जाना पसंद नहीं था। मैनेजर डेविड ने अपना सिर हिलाया और आरव को विंगरू में ले आया। यहां सब ठीक है, नौजवान? आरव ने थोड़ा सिर हिलाया। एक राजसी आत्मा शक्ति बाहर निकली। आरव की आत्मा शक्ति को महसूस करते हुए मैनेजर डेविड की अभिव्यक्ति बदलने से नहीं बच सकी। मध्य श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर, मैनेजर डेविड ने आश्चर्य में कहा। दूसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आरव की आत्मा शक्ति पहले ही निम्न श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर की सीमा पार कर चुकी थी और मध्य श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर बन गई थी। मैनेजर डेविड, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास अतिथि अनुचर पद के लिए भर्ती होने की योग्यता है? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब जाकर मैनेजर डेविड को होश आया और उसने कहा, बेशक, अगर तुम टेस्ट पास नहीं कर पाओगे तो भी मुझे परिवार के मुखिया को तुम्हें रखने के लिए कहना होगा। क्या मजाक है भाई? एक 16 वर्षीय मध्यम रैंक कीमिया ग्रैंडमास्टर, अगर वे ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं लाते तो क्या यह बहुत दुख की बात नहीं होगी? एक कीमियागर के रूप में सच में सबसे कठिन काम दिव्य आत्मा क्षेत्र को बढ़ाना था। अन्य पहलुओं को कड़ी मेहनत के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, लेकिन दिव्य आत्मा क्षेत्र की सफलता व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। दिव्य क्षेत्र में दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने वाला हजारों में एक क्यों नहीं थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी कीमियागर दिव्य आत्मा क्षेत्र की बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता था। इसके अलावा अगर इस तरह की प्रतिभा स्वामी परिवार की ओर मुड़ती है तो क्या भविष्य में एक और बेहद भयानक प्रतिद्वंदी नहीं होगा? हाँ, तो यह अच्छा है।
आरव हठपूर्वक उन दो गुलामों यानी कि उनकी संप्रदाय अनुयायी के करीब जाने के लिए यहां रुका था, अन्यथा वो बहुत पहले ही वापस लौटकर चला गया होता। मुझे आश्चर्य है कि छोटे भाई का नाम क्या है? मैनेजर डेविड के रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आया और उसने पहले ही आरव को भाई कहकर संबोधित किया। दक्ष। आरव ने अपना नकली नाम बताया। तो ये छोटा भाई दक्ष है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मिस क्षी वर्तमान में अतिथि अनुचर के लिए भर्ती किए गए कीमियागरों के परीक्षण ले रहे हैं। क्या हम अब चले? मैनेजर डेविड ने आरव की राय ली। आरव तुरंत नहीं हिला। इसके बजाय उसने उत्सुकता से पूछा, मैनेजर डेविड, जूनियर को मेरे मुंह से निकली बातों के लिए माफ करना, लेकिन बजाज परिवार अनुचरों की भर्ती क्यों कर रहा है? फोर सीज बिल्डिंग जैसे बड़े पारिवारिक व्यवसाय में कीमियागरों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? यह सुनकर मैनेजर डेविड ने आह भरी और कहा, छोटे भाई से कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। बजाज परिवार में कीमियागरों की कमी नहीं है, लेकिन शक्तिशाली कीमियागरों की कमी है। ओह, कृपया आगे समझाएं, मैनेजर डेविड, आरव ने पूछा। वास्तव में इस बार अनुचरों की भर्ती कुछ ऐसी है जिसे रोका नहीं जा सकता। इस राजधानी में सबसे बड़े औषधीय गोली प्रबंधन व्यवसाय हमारे बजाज परिवार और स्वामी परिवार है। ये ठीक है कि हमारे दो परिवार व्यावहारिक रूप से शत्रु हैं। औषधीय गोली बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दो परिवार में एक बार मारपीट हुई। केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ जो मारे गए वे 1 दर्जन से अधिक थे। बाद में भगवान पवन सम्राट ने बजाज और स्वामी इन दो परिवारों को लड़ाई बंद करने के लिए संदेश देने के लिए लोगों को भेजा। तभी संघर्ष बंद हुआ। इसका आप लोगों के अतिथि अनुचरों को खोजने से क्या लेना देना है? आरव ने भ्रमित नजर से पूछा। इसके बाद महामहिम पवन सम्राट की मध्यस्थता के माध्यम से हमारे दोनों परिवारों ने नियम निर्धारित किए। हर 10 साल में दोनों परिवारों के बीच औषधीय गोली बाजार में दोनों परिवारों की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए एक बार ग्रैंड पिल असेंबली से गुजरते हैं, और इस साल ये 10वां साल है, मैनेजर डेविड ने कहा। आरव की अभिव्यक्ति अजीब थी, क्योंकि उन्होंने कहा, आप सभी इस ग्रैंड पिल असेंबली में भाग लेने के लिए अतिथि अनुचर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या बजाज परिवार की जूनियर पीढ़ी ये नहीं कर सकती है? मैनेजर डेविड का चेहरा बदल गया और उन्होंने गुस्से से कहा, आपका क्या मतलब है कि कट नहीं कर सकते? प्रथम युवा मास्टर कनिष्क बजाज और दूसरी मिस क्षी दोनों असाधारण कीमियापथ विलक्षण है। विशेष रूप से दूसरी मिस क्षी, वो पहले से ही 20 साल की उम्र में उच्च रैंक की कीमिया ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में कदम रख चुकी है। आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि वे कट नहीं कर सकते? आरव ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन कुछ और ही सोचा। 20 वर्षीय अल्केमी ग्रैंडमास्टर, इसमें गर्व करने वाली क्या बात थी? आरव के हावभाव देखकर मैनेजर डेविड अचंभित रह गया और लगभग उसके मुंह पर थप्पड़ मारने का मन हुआ। ये युवक केवल 16 वर्ष का था। 20 वर्ष की आयु तक वो संभवतः उच्च श्रेणी का कीमिया ग्रैंडमास्टर बन चुका होगा। ऐसा लग रहा था कि उसके घर की मालकिन के पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं था, है ना? मैनेजर डेविड ने असहज स्थिति को कम करने के लिए 2 बार सूखी खांसी की। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में ये फर्स्ट यंग मास्टर के शरीर में समस्या है और वो इस ग्रैंड पिल असेंबली में भाग लेने में असमर्थ है। मिस क्षी अकेले स्वामी परिवार को नहीं हरा सकती। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसे ही तो क्या मेरा भाग लेना नियमों के अनुरूप है? आखिरकार मैं बजाज परिवार का सदस्य नहीं हूं। मैनेजर डेविड ने कहा, जब तक आप बजाज परिवार में शामिल होते हैं तब तक ये स्वाभाविक रूप से नियमों के अनुरूप है। ओह, अपनी बात के बीच में मैनेजर डेविड को अचानक कुछ गड़बड़ लगी। आपका क्या मतलब है कि अगर आप भाग लेते हैं तो क्या ये नियमों का पालन करता है? तुम्हें भाग लेने के लिए किसने कहा? क्या इस बदमाश का आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था? अभी तो परीक्षा भी पास नहीं हुई थी और वो बजाज परिवार का प्रतिनिधित्व करके लड़ना चाहता था। ये तो पता ही था कि इस बार पंजीकरण कराने आए कीमियागरों में उच्च श्रेणी के कीमिया ग्रैंडमास्टरों की कमी नहीं थी। आरव ने अभी कुछ समय पहले ही मध्यम श्रेणी में प्रवेश किया था। पास होना शायद इतना आसान नहीं होगा। मैनेजर डेविड को आरव इसलिए पसंद आया क्योंकि वो उसकी क्षमता पर नजर रख रहा था, न कि उसकी वर्तमान ताकत पर। आरव ने हंसते हुए कहा, चूंकि ये नियमों का पालन करता है तो चलिए परीक्षा देते हैं। मैनेजर डेविड के चेहरे पर उदासी थी। ये बदमाश वाकई खुद को बजाज परिवार का ही समझ रहा था। जब मैनेजर डेविड आरव को विंग रूम से बाहर लाया और आरव को ऊपर बुलाया गया तो सहायक की आंखें चौंधिया गई। क्या ये बदमाश वाकई कीमियागर हो सकता है? क्लर्क को पहले से ही अंदाजा था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को भड़का दिया है जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था। क्लर्क ने अपने दिल में दोहराया कि मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, लेकिन जो भी डरता है वो आ ही जाता है। आरव ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान बिखेरी। फिर वो धीरे से ऊपर चला गया। सहायक के पैर लड़खड़ाने लगे और वो लगभग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये खत्म हो गया है। इस बार ये वास्तव में खत्म हो गया है।
सहायक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। मैनेजर डेविड आरव को सीधे तीसरी मंजिल पर ले गया और एक हॉल में पहुंचा। हॉल में पहले से ही काफी लोग थे और यहां तक कि कई औषधीय कड़ाही भी रखी हुई थी। दूर के छोर पर एक विभाजन था। विभाजन कपड़ों की कई परतों से अवरुद्ध था, लेकिन कोई अंदर एक लचीला और सुंदर सिलहुट को धुंधला धुंधला देख सकता था। मैनेजर डेविड ने आरव को एक पल रुकने के लिए कहा और विभाजन की ओर चला गया। आरव ने शांति से इस हॉल और उन कीमियागरों को देखा। ये कुछ लोग सभी उच्च श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर थे। ऐसा लग रहा था कि केवल वही एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंड मास्टर था। हाँ, जाहिर है इन लोगों की नजर में वो शायद कीमियागर भी नहीं था। आरव के अलावा अभी भी 4 कीमियागर थे। वे स्पष्ट रूप से आरव को भी देखे। आरव की छाती पर सजा हुआ बैज देखकर वे तिरस्कार भरी नजर डालने में खुद को रोक नहीं पाए। बड़े भाई बजाज परिवार के अतिथि अनुचर के रूप में भर्ती होने के लिए यहां आए हैं। आरव गर्मजोशी और उत्साह से भरे हुए थे और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, तो क्या हुआ अगर हाँ, तुम हमारे जैसे नहीं हो, है ना? उनमें से एक कीमियागर ने तिरस्कार भरी नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। बड़े भाई की नजर वाकई बहुत अच्छी है, उस व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम एक कम रैंक के कीमिया मास्टर मूर्ख बनने आए हो, है ना? ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से चले जाओ ताकि मिस कोयल की नाराजगी से बच सको। हाँ, एक छोटा सा लड़का जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता, इतनी ताकत, और तुम बाहर आकर अपना चेहरा भी खोना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें घर वापस जाकर दूध पीना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, उच्च श्रेणी के कीमिया ग्रैंडमास्टर की ताकत के बिना बाहर आकर खुद का तमाशा मत बनाओ। हम से कुछ लोगों को परतों पर परतों की छानबीन के माध्यम से चुना गया था। तुम खुद को क्या समझते हो? आरव ने हंसते हुए कहा। आरे आरे, जो कुछ मैं कहना चाहता था वो सब तुम लोगों ने क्यों कहा? यह सुनकर सभी लोग पहले तो हैरान हुए, फिर गुस्से से भर गए। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आरव कैसे उसकी साथियों को ढूंढने में सफल होगा? कैसी कैसी परेशानी का सामना करेगा वह? क्या लगता है आपको? क्या वो पकड़ा जाएगा? चलो सारे सवालों के जवाब जमते हैं अगले कुछ एपिसोड्स में।